जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। शुरुआत करेंगे इन टॉप क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि मेरे लिए जो टॉप क्वेश्चंस की परिभाषा है यहाँ पर वो मेरे लिए क्या है। मेरे लिए टॉप क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि जो काफी ज्यादा इरेलीवेंट हो और मेरे भाई यहाँ पर इरेलीवेंट हो और जो सिर्फ मेरे लिए दिखावे का पात्र बन जाए कि देखो यहाँ पर मैं इतने टफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, या कोई ऐसा सवाल ना हो मेरे भाई जो आपके अंदर में डर का धंधा करता हो कि आपको डराने का काम करता हो। मेरे लिए यहाँ पर टॉप क्वेश्चंस के मतलब वो नहीं है। मेरे लिए टफ क्वेश्चंस के मतलब ये भी नहीं है कि लेंदी सवाल देखा और उसको शीट में डाल दिया और उसको टफ का नाम दे दिया, चाहे यहाँ पर पेपर के साथ कोई वास्ता है या नहीं है। मेरे लिए टॉप क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रेलिवेंट हो, आपके पेपर के साथ मेरे भाई यहाँ पर जो है अलाइन करता हो, जिसको देखें तो अंत समय में आपको ये ना लगे कि मेरा वक्त वेस्ट हो गया, जिसको देखने के बाद ये लगे कि हाँ पेपर में इनसे क्वेश्चन आया तो हम छोड़ करके नहीं जाएंगे और ये पूरे पेपर के रेलिवेंसी के साथ में मैच करेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये, साथ में उन टॉप क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस मैं आपको कराऊंगा वो काफी ज्यादा स्मार्ट होगा, जिसको देखने के बाद में आपको ये भी समझ में आएगा कि सिर्फ क्वेश्चन ने दिमाग नहीं खोला बल्कि इसके सॉल्यूशन ने भी हमें कुछ हट करके बताया कि यार सवालों को ऐसे किया जा सकता था। तो यकीन मानिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो कहीं ना कहीं छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है। ठीक है, और इसको पूरी तरीके से देखिएगा और सारे सवालों के बेस्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। जरूरत पड़ा तो वीडियो को डबल स्पीड पर भी देख सकते हैं या जरूरत पड़ा तो वीडियो को 2 बार भी देख करके समझ सकते हैं, वो मेरे भाई आपके ऊपर में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं, जो कि ऑलरेडी सीजल 2025 में पूछा जा चुका है। तो ये मत कहिएगा कि ये इरेलीवेंट सवाल है। सवाल के साथ मैंने टैग भी डाल दिया है ताकि उसकी रेलिवेंसी का थोड़ा सा आपको अता पता हो और उस तरीके से मेरे भाई ट्रीट करके आप बना पाए। सवाल में कहा गया कि फर्नीचर एस्टैब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोजेस ऑफ ए पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल फॉर ₹Z, thereby realizing a 25% profit margin. Subsequently, as a promotional strategy for a festive period, the market price of the identical table is elevated to ₹1.6 और यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर मेरे भाई Z है। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है तो Z है, 1.6 Z। Following this adjustment, a special concession of 20% is allowed to the newly established market price. The inquiry then seeks to ascertain the resulting percentage profit generated by the store during the specific celebratory sales period. What is the percentage profit earned by the store during the festive period? ठीक है, हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में वहां पर वो गलत था। आसान भाषा में मैं अगर आपसे बात करूं तो सवाल में यहां पर यह कहा गया कि किसी वस्तु की पहले जो कीमत तुमने तय की थी वो यहां पर इतने रुपए की तय की थी और इतने रुपए की कीमत तय करने पर इतने रुपए का मेरे भाई यहां पर जो है तय करने के बाद में तुमको 25% का मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा था। समझ में आ रहा है बात यहां पर, यानी ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस था। शुरू में आप किसी वस्तु को इतने में बेच रहे थे और इतने में बेचने पे आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसके बाद में आपके पास में सेल का मौका आता है, तो अगर आप उतने ही वस्तु पे डिस्काउंट दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी लगाई जाती है कि यार पहले हम कीमत को बढ़ा देंगे और उसको उसका 1.6 टाइम कर देंगे, फिर उसके बाद में हम उस पर 20% का डिस्काउंट देंगे और डिस्काउंट देने के बाद में अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ अब जो प्रॉफिट होगा वो आपको कितना होगा। तो ऐसे सवालों को सबसे बढ़िया रहता है सीरीज मेथड से बनाना, ताकि आपका सवाल आसानी से बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो क्या हो रहा था, तो आपको प्रॉफिट 25% का हो रहा था, यानी 100 रुपए की चीज को आप यहां पर 125 में मेरे भाई बेच रहे थे, या 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 रुपए की चीज को आप 5 रुपए में बेच रहे थे। फिर उसके बाद में आपने अपने वस्तु को 1.6 टाइम्स मेरे भाई बना दिया, यानी अगर वो वस्तु 1 रुपए की थी तो आपने उसको 1.6 टाइम मेरे भाई अपने आप का बना दिया। ठीक है, बनाने के बाद में आपने वहां पर क्या किया, तो आपने मेरे भाई 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज को मेरे भाई आपने कहीं ना कहीं 4 की चीज आपने बना दी। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि अंत में बताओ कि तुमको लाभ होता है कि हानि होता है। ये 3 स्टेप करने के बाद में पहले आप प्रॉफिट कमाते हो, फिर उसके बाद में आप मार्केट को मेरे भाई स्टैब्लिश करते हो रेट बढ़ा करके, और फिर उसके बाद में आप डिस्काउंट देते हो, तो फाइनली यहां पर जो है अब आपको प्रॉफिट होता है तो कितने का होता है। यहां से जब हम देखेंगे तो 5 से आपका 5 खत्म, 4 से आपका 4 खत्म। ठीक है, और 1 की चीज 1.6 में आती है, यानी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 की चीज 160 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट जो होगा वो 60% का होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहां पर देखते हैं,
2 नंबर क्वेश्चन। सवाल में यहां पर कहा गया कि कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। दिमाग में शुरू के 100 नेचुरल नंबर को लेकर के चलो और उसमें यहां पर देखो कि कितने ऐसे लोग हैं जो ना 2 से कटते हैं, ना 3 से कटते हैं, ना 5 से कटते हैं, ना 7 से कटते हैं, ना 9 से कटते हैं। तो मेरे भाई अगर बात मानो 2 से जो नहीं कटेगा, तो मतलब 2 से जो नहीं कटेगा, तो 2 से कौन नहीं कटेगा? जो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, आप समझिए 3 से कौन नहीं कटेगा? जो 3 के मल्टीपल में नहीं आता हो, और 3 के मल्टीपल में जो नहीं आएगा वो प्राइम नंबर है। 5 से कौन नहीं कटेगा? जो 5 के मल्टीपल में नहीं आता हो। 7 से कौन नहीं कटेगा? मतलब बेसिकली अगर हम 1 से लेकर के 100 तक देखें तो जैसे मानो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे के सारे 2 से कट जाएंगे। यानी 2 के मल्टीपल नहीं ले सकते, 3 के मल्टीपल नहीं ले सकते, 5 के मल्टीपल नहीं ले सकते, 7 के मल्टीपल नहीं ले सकते। 3 के जितने भी मल्टीपल है वो पक्का 9 से कटते ही कटते हैं। जैसे 3 का मल्टीपल 18 है, वो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो इसको यहां अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो मतलब मेरे पास में सारे के सारे प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक पहले मुझे वो पता करने हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक बच्चों कितने प्राइम नंबर होते हैं मेरे भाई? यहां पर 25 प्राइम नंबर होते हैं। उस 25 प्राइम नंबर में मेरे भाई यहां पर, ठीक है, उस 25 प्राइम नंबर के अंदर में 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा। तो कहा गया इससे भी नहीं कटे, इससे भी नहीं कटे, इससे भी नहीं कटे, इससे भी नहीं कटे, यानी वो 4 संख्या है, तो आपको माइनस मेरे भाई यहां पर कर देनी है। तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? 21। तो आप 21 को जाके टिक नहीं करेंगे, थोड़ा यहां पर ठहरेंगे और थोड़ा यहां पर ठहरेंगे और विचार करेंगे 1 से लेकर के 100 तक में एक जो है एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसी संख्या है मेरे भाई यहां पर जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। आपने तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को कंसिडर किया। एक ऐसी संख्या है जो इनमें से किसी से भी नहीं कटती है, आपको वो लेना जरूरी है। तो इसीलिए एक के लिए +1 करके आप आंसर को 22 बनाएंगे और तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको टिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी अभाज्य संख्याओं में से उन 4 को घटा दीजिए, 21 आ जाएगा। एक ऐसा नंबर था मेरे भाई यहां पर जो प्राइम भी नहीं था और साथ में इनसे कटता भी नहीं था, आपने उसको छोड़ दिया था, तो 1 को जोड़ करके इसको क्या बनाएंगे? 22 बनाएंगे। आइए चलिए मेरे भाई, ऑड इवन के औसत के ऊपर में एक सवाल है बड़ा प्यारा सा, जहां पर आप देखिए आपके सामने यहां पर कहा गया कि भैया हमारे पास में 5 इवन नंबर है, x1, x2, x3, x4, x5 और 4 ऑड नंबर है, y1, y2, y3, y4। ठीक है, इन 5 मेरे भाई इवन नंबर का जो एवरेज है, ठीक है, 5 इवन नंबर का जो एवरेज है वो 5 ज्यादा है मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं बाकी के ऑड नंबर से। ऐड नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, यानी इवन का एवरेज 5 ज्यादा है ऑड के एवरेज से। तो अगर हम यहां देखें तो ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया। अगर मैं ऑड के एवरेज को इतना मानता हूं तो इवन का एवरेज हमारे सामने कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, अब समझना मेरे भाई बात को। कहा गया सम ऑफ द इवन नंबर इज 30 मोर देन सम ऑफ ऑड नंबर। अगर हम यहां पर इवन का जो सम देखें, एक संख्या का एवरेज इतना है तो 5 लोगों का सम इतना होगा, और ये मेरे भाई ऑड का सम, एक संख्या का एवरेज इतना है तो 4 ऑड नंबर है तो उनका सम इतना होगा। तो इवन का सम ऑड के सम से कितना ज्यादा है? तो मेरे भाई यहां पर 30 ज्यादा है। आप देखो 5m में से 4m को घटा दो तो m आ जाएगा, और ये 25 को ले जाकर के घटा दो तो मेरे भाई 5 आ जाएगा। m का मान कितना है? 5 है। तो सम ऑफ ऑड नंबर यहां पर, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड का एवरेज m है और m का मान 5 है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें हो सकता है बच्चे कंफ्यूज कर जाएं पेपर में। तो मैंने टॉप क्वेश्चंस के कैटेगरी में इसको रखा तो है, लेकिन इसको इसीलिए डाला मेरे भाई यहां पर क्योंकि मैंने देखा इसमें 70% से ज्यादा बच्चे गलती कर गए और छोटी सी बात को वो नहीं समझ पाए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमने 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के सैंपल लिए, उसमें हमें ये पता करना है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। ठीक है, तो असल में आप इस सवाल को वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में क्या है मेरे भाई, यहां पर कुछ इस तरह का मेरे भाई इसका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, जिसमें पाइथन और जावा जिनको दोनों आता है, तो पाइथन और जावा वाले लोग कितने होंगे? तो मेरे भाई यहां पर 50 लोग होंगे। पाइथन ओनली वाले कितने लोग होंगे? तो 70 लोग होंगे। जावा ओनली वाले कितने लोग होंगे? तो 60 लोग होंगे। और यहां दोनों में किसी में नहीं होंगे तो वो कितने लोग होंगे? तो 20 लोग होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। तो पाइथन आने वाले कितने लोग हैं? तो 120 लोग हैं, और जावा आने वाले कितने लोग हैं? तो 110 लोग हैं। इनका रेशियो लोगे तो 12 और 11 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो ये टफ नहीं था, बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको यहां डाला ताकि पेपर में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पर गड़बड़ ना करो। ये एक बढ़िया सवाल है जिसको आपको इज्जत देनी चाहिए, और आप इस सवाल को समझिए। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्रॉफिट लॉस का।
कहा गया कि अ बेकरी प्रोड्यूस 5000 केक एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2,50,000. दे गेव अवे 500 केक फॉर अ promotional event. For the remaining cakes, they offered a 20% discount on the market price of 75 per cake. Additionally, they gave one cake free with every 9 cake bought. If all the 5,000 cake were distributed, what is their overall gain or loss percent? सवाल पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा, बट इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं. मैं आपको सबसे पहले मेथड नंबर 1 बताता हूं, जो थोड़ा सा हो सकता है बेसिक से आपको रिलेट करवा दें हम, और बाद में इसका हम तरीका बताएंगे कि इसको उड़ाना कैसे होता है. ठीक है, आप एक बेकरी चला रहे हैं जहां पर आप कुल मिलाकर के 2,50,000 रुपए में 5,000 केकों को बना रहे हैं, यानी पर केक की जो कॉस्ट आ जाएगी वो यहाँ पर 50 रुपए के करीब में आ जाएगी. ये सीपी हो जाएगा आपका. ठीक है, उसके बाद में आपने प्रचार के कार्यक्रम के दौरान 500 केक बांट दिए. तो जब आप मेरे भाई खरीदते हो, यहां पर आप खरीदते हो, तो आप 2,50,000 रुपए इन्वेस्ट करके मेरे भाई खरीदते हो. समझ में आ गया बात. लेकिन जब आप बेचने जाते हो तो 5,000 केकों में तो मेरे भाई यहाँ पर 500 केक तो आपने पहले ही प्रोमोशनल एक्टिविटी में खत्म कर दिए, बचे आपके पास में 4500 केक. अब उस 4500 केक में से आप यहाँ पर क्या करते हो, 75 रुपए के बाजार के मूल्य पर 20% का आप डिस्काउंट देते हो. यानी आप डिसाइड करते हो कि उसके ऊपर लेबल इतने का लगाएंगे, लेकिन बिलिंग करते वक्त में 20% का डिस्काउंट, तो 75 का 20% 15 होता है. यानी आप 60 रुपए मेरे भाई बेचने का सोचते हो कि भैया हम एक केक को कितने में बेचेंगे, तो 60 रुपए में बेचेंगे. बहुत परफेक्ट मेरे भाई. फिर उसके बाद में आपका क्या मन होता है कि हम जो है, फिर कोई ग्राहक ऐसे 9 केक ऑर्डर करेगा तो उसके साथ में एक केक हम फ्री में दे देंगे. तो खरीदे गए प्रत्येक 9 केक पर एक मुफ्त दे देते हो. तो आप यहां पर एक मुफ्त दे रहे हो कितने पे, तो 9 पे. तो डिस्काउंट की बात अगर हम करेंगे तो एक आ जाएगा अपॉन में टोटल, यानी 1/10. 1/10 का मतलब 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी 10% केक आपने डिस्काउंट में दे दिए. तो फिर इसमें से भी आप क्या करोगे, 10% तो आप ऐसे ही निकाल दोगे. तो निकालने के बाद में यहाँ 4500 का 10% 450 होता है, इसमें से 450 निकाल दोगे तो 4050 केक आपके पास में बचेगा. ठीक है, अब इतना केक बचेगा और आप उस हर एक केक को 60 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस. तो क्वेश्चन में कहा गया कुल लाभ या हानि का परसेंट क्या है. जो चीज को मेरे भाई आपने 2,50,000 में खरीदी थी, ठीक है, आज यहां पर इतने केकों को आप 60 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो. तो आइए चलिए देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस है. कुल मिलाकर के बात करें तो हमारे दोनों जीरो, इस दोनों को मेरे भाई यहां पर खत्म करेंगे. 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहां पर 500 बार में, और 5 से काटेंगे तो 81 बार में. मजे की बात यहां पर यह कि ये 500 है तो हमारे सामने जो है ये 48 है. कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो 14 का नुकसान हो गया आपको 500 रुपए के ऊपर में, इंटू हमारे सामने 100, तो यहाँ पर जो होगा 2.8 का हमारे सामने लॉस होगा. और 2.8 का लॉस होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा. अब ये हमने पूरा तरीके से आपको बेसिक बताया कि खरीदा क्या था, कैसे क्या चीजें थी. लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि ऐसे सवालों को मेरे भाई जो है सीधा सीधा उड़ाते हैं रेशियो से. ठीक है, जब किसी सवाल में अ सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे सवालों को सबसे बढ़िया रेशियो में सजा करके उनकी ऐसी तैसी कर दो. बस इस बात का ध्यान रखो. ये सब करने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे भाई. यहां पर सवाल के लाइन को पढ़ो और क्वेश्चन को अरेंज करो. कैसे, तो आपने खरीदे कितने केक थे मेरे भाई, तो आपने 5000 केक खरीदे थे. इधर आप लिख दीजिए सीपी और इधर आप लिख दीजिए एसपी. तो आपने खरीदे थे मेरे भाई 5000 केक. पहले प्रमोशनल एक्टिविटी के दौरान आपने इसमें से 500 मुफ्त दे दिए, तो आपके पास में बचे कितने, 4500. ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर क्या होता है, हर केक की कीमत 50 थी, लेकिन आपने वहां पर उसको 75 में बेचने का डिसीजन लिया. तो सामान आपके पास में 50 रुपए का था, आपने उसको 75 में बेचने का डिसीजन लिया. फिर उसके बाद में आप 20% का डिस्काउंट भी देते हो, तो 20 की वैल्यू 1/5 होती है. तो 5 रुपए की चीज को आप 4 रुपए में बेचने का निर्णय लेते हो. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है मेरे भाई, आप खरीदे गए केक में 9 केक पर एक मुफ्त देते हो. ठीक है, यानी 1/10, यानी 10 रुपए के सामान के लिए आप सिर्फ सामने वाले से 9 रुपए लेते हो और एक उसको फ्री में कहीं ना कहीं दे देते हो, या 1 रुपए का अपना लॉस करा लेते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन में होता है कि टोटल लाभ या हानि क्या होगा. तो आइए चलिए यहीं से परसेंटेज निकालते हैं और यहीं से मेरे भाई अपने सवाल को बनाते हैं. हम अगर 50 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और 50 से काटेंगे तो भैया 9 बार में जाएगा. 25 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे 3 बार में जाएगा. ठीक है, और अगर हम काटने की कोशिश करें तो देखो कोई जरूरत नहीं है काटने की. 5 × 2 10, 10 × 10 100, 100 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना, ये 1000 हो जाएगा.
9 इंटू 9 81 का मेरे भाई यहाँ पर 12 गुना कहीं ना कहीं 12 एकम 12 मेरे भाई यहाँ पर, और 96 और एक कितना हो जाएगा 97। कुल मिलाकर के कितने का लॉस है, तो मेरे भाई यहाँ पर 18 का लॉस है, 28 का लॉस है। कितने का लॉस है, 28 का। 28 का लॉस 1000 पे, तो 100 पर कितना, तो 2.8, तो यानी 2.8 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सीरीज ऑफ इवेंट अगर जब आपके हो रहे हैं तो बढ़िया तरीके से रेशियो पर सजा करके उसको बनाइए, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, कहा गया हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्कअप बाय 50% above its cost price. During a sale it is offered at a discount of 20% on the market price. However, a special customer receive an additional discount of 5% on the discounted price, bringing the final selling price to 4320. Shopkeeper still make a profit of 8% on the cost price after all the discount. What is the original cost price of watch and the value of Y? आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले महंगी घड़ी की कीमत शुरू में लागत मूल्य से 50% अधिक है। 50 की वैल्यू 1/2, यानी 2 रुपए की चीज को आपने 3 रुपए में लिस्ट किया है। उसके बाद अंकित मूल्य पर 20% का छूट देते हो, तो यानी 5 की चीज को मेरे भाई यहाँ पर 4 में देने का आप यहाँ पर कहते हो। विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर Y% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है, तो एक Y% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके लिए उसका रेशियो यहाँ पर लिखा जाएगा, जिससे अंतिम विक्रय मूल्य 4320 होती है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और ऐसा तीनों चीज करने के बाद में यदि सभी छूट के बाद दुकानदार को यहाँ 8% का लाभ होता है। 8% का मतलब 2/25, यानी 25 की वस्तु को फाइनली आप कितने में देते हो, तो 27 में देते हो। तो दो बातें पूछी गई हैं, पहले वो Y का मान और दूसरा उसके बाद में यहाँ पर आपको वस्तु का लागत मूल्य। पहले मैं इस सवाल को सेम बात है कि बेसिक से बताऊंगा और बाद में उसके बाद 1 सेकंड में उड़ाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा शुरू से ये तरीका रहता है, सवाल चाहे टॉप हो चाहे सवाल बेसिक हो, मेरे मेथड हमेशा 2 होते हैं यहाँ पर, आपको एक समझाने वाला और एक उड़ाने वाला। तो जैसे अगर ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया अंतिम प्रॉफिट, हम इसे कैसे लपेटेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैं बार बार पढ़ाता हूं। 25 के ऊपर में आप यहाँ 25 को रखेंगे, 27 के ऊपर में आप यहाँ 27 को रखेंगे, इसको 3 और 4 से मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको यहाँ पर 5 और 2 से मेरे भाई आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। एट द एंड में आप यहाँ पर देखो सॉल्व करो भाई, 5 से तुम्हारे सामने कट जाएगा 5 बार में, और 2 से तुम्हारे सामने कट जाएगा 2 बार में, 5 दिए 15, 2 30, 3 से आप काट लो यहाँ पर 9 बार में। तो एट द एंड में 10 रुपए की चीज को तुम 9 रुपए में दे रहे हो, ये डिस्काउंट था। तो कितने का डिस्काउंट मेरे भाई, 1 का डिस्काउंट 10 पे, तो Y की वैल्यू हो जाएगी 10%। तो डिस्काउंट का मान कितना हो जाएगा, 10%। तो यहाँ पर देखो 10% कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। लेकिन उसके लिए तुम सीपी बोलोगे कि सीपी भी निकाल के दिखाइए, तो दिक्कत ही नहीं थी। लास्ट में आपने अपने आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा था, अगर आप देखोगे यहाँ पर फाइनल सेलिंग प्राइस इज इतना, और उसमें प्रॉफिट हुआ था 8% का। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि भैया 4320 में तुमने कोई वस्तु को बेचा, 8% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये 108 का मान था। सीपी निकालना है तो इससे गुना करो, यहाँ 40 बार में काटोगे, 40 इंटू इतना, तो 4000 आ जाएगा। अब मेरा ये कहना था इस सवाल में कि जब ने तुम इस सवाल को पढ़ा तो मेरे भाई तुम सारा का सारा सॉल्व करने क्यों गए, क्यों लगाया तुमने यहाँ पर रेशियो, क्यों बुद्धि तुम्हारी पेपर में काम नहीं की। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ आ रहे, ऐसा है कि लोगों के जो मेथड है वो भी वही आते हैं। सारा डिस्काउंट लगाने के बाद में लास्ट में सेलिंग प्राइस इतना आता है और उस पर 8% का प्रॉफिट होता है। तो सिर्फ सीपी हम देख लेते हैं, 4320 जो है मेरे भाई सेलिंग प्राइस है, 108 का मान है, हमें सीपी निकालना है, 100 से गुना करेंगे। क्योंकि मैंने हमेशा मेरे भाई कही है, चाल चीते की होना हो, नजरबाज की होनी चाहिए। आप देखिए सीपी 4000 है, एक ही ऑप्शन आपका 4000 अलाउ करता है, बाकी करता भी नहीं। तो पेपर के पैनिकनेस में यहाँ कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं। दिमाग खुला रखोगे तो इस जाल में नहीं फंसोगे। पेपर में ध्यान रखना जब मेंस देने जाना। तो आ जाओ, चलो यहाँ पर एक और सवाल जिसमें काफी लोगों से गलती होती है, आपसे नहीं होने देंगे। कहा गया कि अगर तुमको व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग 260 पेज, अगर 260 पन्ने की किसी किताब को टाइप करना है, 5 कितनी बार टाइप करोगे। हालांकि रटा रटाया सवाल है, बट फिर से बेसिक बता देता हूं, सिर्फ 5 की बात नहीं हो रही है, कोई भी सिंगल डिजिट को अगर तुम इस्तेमाल करोगे ना तो उसको कितनी बार करना पड़ता है। जैसे 5 है, 5 में आता है, 5 15 में आता है, 5 25 में आता है। देखो मैं पूरा लिख दे रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर 5 कहां आता है, 5 में, 5 15 में आएगा, 5 25 में आएगा, 5 35 में आएगा, 5 45 में आएगा, 5 55 में आएगा, 5 65 में आएगा, 5 75 में आएगा, 5 85 में आएगा, 5 95 में आएगा। और 5 कहां आएगा, तो 50 में आएगा, 51 में आएगा, 52 में आएगा, 53 में आएगा, 54 में आएगा, 56 कह रहा हूं यहाँ पर जो है मेरे भाई, सही है, 56 में आएगा मेरे भाई, यहाँ 56 में आएगा, 57 में आएगा, 58 में आएगा, 59 में आएगा। आपको गिनती कैसे करते हो पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
यहाँ 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन बोलोगे बीच वाला तो काउंट कर लिए 9 हो जाएगा। जैसे 19 लिखते हो वहीं पर गलत कर देते हो, कारण ऐसे समझ लो इस सीरीज की काउंटिंग करने में आपने ये वाला 5 ले लिया और बाद वाली सीरीज काउंटिंग करने में यहाँ ये वाला 5 लिया, क्योंकि यहाँ 5 2 बार था। तो यहां से 10 और यहां से 10, कुल मिलाकर के कितना आ गया, तो 20 आ गया। अगर मेरे भाई 1 से लेकर के 100 तक 20 आता है, तो 100 से लेकर के 200 तक उसमें भी मेरे भाई 20 आएगा, और फिर 200 से लेकर के 60, तो 200 से लेकर के 60 में कौन नहीं आएगा, ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, बस ये 4 नहीं आएंगे। तो 20 में वो 4 नहीं आएंगे तो 16 आएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 56। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर सवाल यहां देखते हैं क्या कहा गया। एक लॉजिकल सा सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया था। कहा गया था मेरे भाई कि ए और बी 60,000 रुपए और 90,000 रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के बाद में प्रॉफिट को अपने अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर, जो कि होता है 10% पर एनम कैपिटल का। टोटल प्रॉफिट इंटरेस्ट को मिलाकर के 25,000 है, तो ए का शेयर कितना था। मतलब इनको जो पैसा मिलता है वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में भी मिलता है, और साथ में इनको जो पैसा मिलता है वो इनके कहीं ना कहीं जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके इंटरेस्ट का भी मिलता है। तो अगर हम देखें इसने 60,000 इन्वेस्ट किया, तो मेरे भाई 60,000 का 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 6,000, और ये कितना हुआ, 9,000। 6,000 इसका ब्याज, 9,000 इसका ब्याज, 15,000। तो 25,000 के प्रॉफिट में से 15,000 ख्याल ही निकल गया ब्याज, बचा कितना, 10,000। अब ये 10,000 जो प्रॉफिट आएगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो की वजह से आएगा, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे भाई यहां पर क्या है, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। यानी 5 यूनिट का मान कितना है, तो 10,000 है, तो 1 का मान कितना, 2,000। तो इसको मेरे भाई कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो 4,000 रुपए, और इसको इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना मिलेगा, 6,000 रुपए। इसको ब्याज की वजह से कितना मिला, तो अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% यानी 6,000, और अगले को ब्याज का कितना मिला, तो मेरे भाई 9,000। इसीलिए इसका प्रॉफिट बनता है 10,000 का, इसका प्रॉफिट बनता है 15,000 का, और टोटल आता है 25,000 का। ए का बोलेगा तो 10,000 बताओ, बी का बोलेगा तो 15,000 बताओ। बस इतना सा सवाल था। मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, वो सॉल्यूशन जो होते हैं ना, मैं जब समझाता हूं और जब मैं सॉल्यूशन उसके बनाता हूं तो वो क्वेश्चन को आसान बना देता है, और कोई बात यहां पर नहीं है। मेरे कोई भी सॉल्यूशन को देखोगे 1 से 2 लाइन का सॉल्यूशन 3 लाइन का मिलेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि वो सवाल हैं जिनको काफी बच्चे छोड़ करके हैं। अब जैसे मैं आपको ये सवाल दिखाता हूं एसआई का। होता क्या है कि यहाँ पर अमन 30,000 रुपए को एक स्टार्टअप में लगाता है, और यहाँ पर स्टार्टअप में मेरे भाई 2 स्कीम के अंदर में पैसा लगाता है, एक स्कीम है और एक स्कीम बी है। स्कीम ए उसको 9% का इंटरेस्ट देता है, बी उसको 6% का इंटरेस्ट देता है। तो दोनों पैसा मिलाकर के कितना हुआ, 30,000। ए और बी का पैसा मिला दो तो 30,000 हो जाएगा। जैसे इसमें 10,000 है तो इसमें 20,000, या इसमें 20,000 है तो इसमें 10,000, कुछ इस तरीके से। दोनों में मेरे भाई यहाँ पर ए और बी को जब वो इंटरेस्ट के रूप में देता है तो 4 सालों के बाद में ब्याज 9600 रुपए का आता है, ठीक है। फिर उसका मूड बदलता है और उसके बाद में वो क्या करता है, पैसे को फ्लिप कर देता है, इसका पैसा इसमें लगा देता है, इसका पैसा इसमें लगा देता है, और जिसके कारण उसको 1,200 रुपए मेरे भाई यहाँ पर अब कम ब्याज मिलता है। यानी 9600 में से 1,200 घटा दो, 8400 का ब्याज आता है, ठीक है। तो मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कि 30,000 रुपए में शुरू में ए वाले स्कीम के अंदर उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। मैं आपको मेरे भाई यहां पर बताता हूं, देखो क्या होगा। आपको समझने की आवश्यकता है कि आपके पास डिफरेंस दिया गया है। ओरिजिनल वाले स्थिति में आपके पास जो ब्याज बना था और नए वाले स्थिति में जो आपके पास ब्याज बना था, दोनों में जो डिफरेंस है वो 1,200 का, 9600 माइनस 8400 यानी 1,200 का डिफरेंस है। तो ओरिजिनल में जो ब्याज बना था वो कितना बना था, तो मेरे भाई यहां पर देखो ऐसे मान करके चलो कि तुम सपोज करो, यहां पर ऐसे सपोज करो मेरे भाई, यहां पर ये x है और ये y है, तो x का 9% यहां था और y का इतना। तो दुनिया क्या करती है, दुनिया ऐसे लिखती है कि मान लेते हैं कि एग्जांपल 100x है मान लेते हैं, और यहां पर ये 100y एग्जांपल के तौर पे। तो दुनिया क्या करेगी, इसका 9% कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, और अगले का कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। अब यहां पर कहेगी इन्वेस्ट बदल दिया तो ये 100y का 9%, तो 100y का 9% मेरे भाई 9y हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। सॉरी माफ करना यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले केस में क्या होगा, पहले का 9% दूसरे का 6% मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ये 100y का 9% यानी मेरे भाई 9y बन जाएगा, और ये 100x का 6% यानी 6x बन जाएगा, और ये इंटू 4 साल, मतलब यहां पर ये जो है ना 4 साल का मेरे भाई। तो ये जो डिफरेंस है ये 4 साल का है, तो 1 साल का डिफरेंस कितने का आएगा, तो 1 साल का जो डिफरेंस होगा वो मेरे भाई यहां पर 3 साल का होगा।
ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूं, प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं, मैं बहुत तरीके से सारी बातें बताऊंगा, ये आप लिखते हैं। बट आप अगर गौर से देखेंगे ना तो 9x माइनस 6x 3 हो गया और 6 माइनस ये 3 हो गया, तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइनों में पूरा पूरा माहौल समेट दूंगा। मैं सिर्फ आपसे यहां पर कहता हूं कि दोनों पैसे का जो अंतर आया है वो 1200 का आया है, तो एक काम करते हैं, दोनों प्रिंसिपल का अंतर ले लेते हैं a माइनस बी, ये इसका प्रिंसिपल ये इसका प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल ये p हो गया, p के बाद में r हो गया, r के बाद में t हो गया और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो गया। p हमारा इतना, जैसे प्रिंसिपल का डिफरेंस लिया तो वैसे रेट का भी डिफरेंस ले लो, इतना हो गया, ये टाइम हो गया बट्टे में 100, ये तुम्हारा कितना हो गया, तो 1200। आप अगर देखोगे तो मेरे भाई a माइनस बी का मान आपके सामने कितना आ गया, 10,000 रुपए, और दोनों स्कीम में मिलाकर के पैसा कितना दिया था, 30,000 रुपए। अब दोनों स्कीम में मिलाकर के जब पैसा 30,000 दिया तो एक स्कीम यानी ए का मान निकालना है, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा, और बी का ऑटोमेटिक फिर हमारा 10,000 हो जाएगा, काम खत्म। तो कहा गया ए का मान बताओ, तो ए का मान बताएंगे तो कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। मतलब दोनों का डिफरेंस है ना, तो फिर प्रिंसिपल का डिफरेंस लिखो, रेट का डिफरेंस लिखो, और टाइम में तो डिफरेंस है ही नहीं, 4 साल ही है, तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बनेगा, ये ध्यान रखो, इतना वाहियात काम नहीं करना है। अंत में एक लॉजिकल सवाल के साथ में एंड करूंगा आपका, ठीक है, कारण मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, लॉजिकल है, कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो मैं चाहता हूं वो बच्चे भी इसके अंदर में ना फंसे। सवाल कुछ इस प्रकार है कि अगर आप 3 पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ते हो तो 1 आता है, तो यहां पर कहा गया इसका न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जब भी न्यूनतम मान निकालने की बात हो ना, तो आपके पास में जितने भी होते हैं सबको बराबर करो, x बराबर y बराबर z। तो जब आप इनको बराबर मेरे भाई करोगे ना, सिमेट्रिसिटी इसमें लगाओगे, तो सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद में x x x मेरे भाई 3x का मान हमारे सामने 1 आ जाएगा, 3x का मान 1 आ जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब क्वेश्चन में ये भी 1 अपॉन x, ये भी 1 अपॉन x, ये भी 1 अपॉन x, तो 3 टाइम ऑफ 1 अपॉन x, दैट इज 3 टाइम ऑफ मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3, एंड दैट इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। कहा गया मेरे भाई यहां पर कि दीपक जो है अपनी इनकम का 75% खर्च करता है और करण अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, लेकिन दोनों की जो सेविंग है वो यहां पर 7500 के करीब में है, मतलब यहां पर इसका 25% इतना और इसका 20% इतना है, ठीक है। एक तीसरा बंदा है संजय, जहां पर कहा गया कि संजय की जो इनकम है दोनों के इनकम का 1/3 है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और संजय नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, वो जो खर्च करता है वो अपने इनकम का 7/9 खर्च करता है, तो सेविंग क्या होगा। ऐसे सवालों को सिर्फ एक लाइन में लपेटा जा सकता है, सिर्फ एक लाइन में। ये दिखने में इतने खतरनाक होते हैं लेकिन बनते बड़े आसानी से हैं, यदि आपको सवालों की सही समझ आ जाए तो। आप ये बताओ कि यहां पर ये 75% खर्च कर दे रहा है, तो ये 25% की वैल्यू है, ये 25% का मतलब 1 का मान है, 1 का मान मेरे भाई कितना है, 75 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये 7500 जो है यहाँ पर, ये 1 यानी 25% का मान है, और 100% का मतलब 4 का मान बताना है, तो ये पहले व्यक्ति का इनकम निकल करके आ जाएगा। वैसे ही मेरे भाई दूसरे के लिए 80% खर्च करता है, तो 20% का मान है, मतलब 1 का मान है, तो हम यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो 7500 है आपके सामने, यहाँ पर वो 1 का मान है 20% की, और 100% मतलब 5 का मान बताना है। दोनों के इनकम का अगर मेरे भाई यहाँ पर टोटल करोगे तो उसका 1/3 जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो किसका इनकम आ जाएगा, तो संजय का इनकम आ जाएगा। और संजय नाम का व्यक्ति ऐसा है कि 9 रुपए में 7 रुपए खर्च कर देता है, तो सेविंग कितनी बनेगी उसकी, तो मेरे भाई यहाँ पर सेविंग कुछ इस प्रकार से बनेगी कि 9 रुपए में 7 खर्च कर दिया, तो बना कितना मेरे भाई यहाँ पर, 2 रुपए। इस सवाल को अगर आप बनाना चाहो तो आप देखोगे 7500 का 4, 7500 का इतना, तो मेरे भाई यहाँ पर 7500 का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 2 बटे मेरे भाई 3 इंटू कितना हो जाएगा, 9। 9 से आपका 9 खत्म, 3 से आप 2500 बार में काटिए, और 2500 का डबल कितना हो जाएगा, 5000। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हमारे साथ में दिक्कत क्या है कि हम लोग बहुत पैनिक करते हैं, सवाल जैसे आता है मेरे भाई पैनिक करना शुरू करते हैं, और उसको स्टेप बाय स्टेप में तोड़ना शुरू करते हैं। इतना मत जाइए, मेंस का पेपर अगर आप दे रहे हैं एक लाइन में सीधा उड़ाइए, बात खत्म। मल्टीपल स्टेप्स को एक जगह पर ला करके इकट्ठा करके आप उसको बनाना शुरू करिए। अब जैसे ये एवरेज का सवाल है, मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग एक एक पन्ने के सॉल्यूशन कराते हैं, जबकि इसके अंदर में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत एक फेमस क्वेश्चन है बच्चों के बीच में, तो मैंने सोचा कि इसको करा दें क्योंकि पेपर में आपका समय हम बचा सकें। जब इस सवाल को आप देखोगे तो कहा गया कि यार एक क्लास है जहां पर कुछ बच्चे हैं और उनकी अपनी कुछ औसत है, ठीक है। जैसे उस क्लास में 30 किलो का एक बच्चा आता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है, और फिर एक और 30 किलो का बच्चा आता है तो पुरानी वाली औसत यानी जो ओरिजिनल औसत थी उसमें 1.5 की इंक्रीमेंट हो जाती है। तो आप मुझे बता दो कि इस क्लास की ओरिजिनल एवरेज क्या है। इतना ही सा सिंपल सा एक सवाल है,
ठीक है, जिसको अगर हम थोड़ा सा उसका ब्लूप्रिंट बताएं तो ऐसे है कि इस क्लास में इतने बच्चे थे और ये उनका औसत था। जैसे एक बच्चा 30 किलो का और आया, औसत में यहाँ पर एक बढ़ोतरी हो गई, और जैसे फिर एक और बच्चा मेरे भाई यहाँ पर आया तो ओरिजिनल में 1.5 की इंक्रीमेंट हो गई। काफी लोग इसमें 1.5 बढ़ा देते हैं, वो मत करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से कहानी है। यहाँ एक 30 किलो का बच्चा है, यहाँ एक 30 किलो का बच्चा है, एवरेज बताओ। कोई जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा भाषण देने की, बहुत सिंपल, इसको एलिगेशन से आप तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे आप समझो। एलिगेशन क्या होता है, दो लोगों का कॉम्बिनेशन, समझिएगा मेरी बात को। तो हम ऐसा कहेंगे सर पुराना एलिगेशन या पुराना एवरेज हमारा कितना था, तो यहाँ पर एलिगेशन दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई कोई तीसरी चीज एलिगेशन लगती है। तो हम एवरेज में यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेगा। तो सबसे पुराना कितने बच्चे थे मेरे भाई, एवरेज कितना था, तो x था। जैसे एक बच्चा आया तो एवरेज कितने से बढ़ गया, इतने से बढ़ गया। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और फाइनल एवरेज हमारा कितना हो गया, तो इतना हो गया। यानी हमेशा यहाँ क्या होता है, बीच में, इन दोनों के बीच में 1 है तो इन दोनों के बीच में ये रहेगा। अब अगर आप देखोगे इसमें से आप इसको माइनस करो तो 0.5 आ जाएगा, और इसमें से आप इसको माइनस करो तो 1 आ जाएगा। ये क्या है मेरे भाई, नंबर का अनुपात है। नंबर का मतलब यहाँ पर 1 और 2 का अनुपात है। तो शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, शुरू से लेकर के अंत तक कितने स्टूडेंट्स मेरे भाई बढ़े हैं, तो आप बोलोगे सर 2 स्टूडेंट्स बढ़े हैं, एक यहाँ बढ़ा है और एक यहाँ बढ़ा है, यानी 2 स्टूडेंट्स बढ़े हैं। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 2 छात्र हैं। और 1 यूनिट का मान अगर आपके 2 छात्र हैं तो यहीं से आप ये पता लगा दोगे सबसे पहले शुरू में कितने बच्चे थे। 1 का मान 2 है तो यहाँ पर जो होगा 2 बच्चे पहले थे, और बाद में कितने बच्चे हो गए, तो 4। 2 बच्चे थे पहले, 1 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, और इस तरीके से करके हो गए 4। तो बच्चों की संख्या पूछेगा तो 2 स्टूडेंट हो गए। अब यहाँ मान लीजिए आपसे पूछता है ओरिजिनल एवरेज कितना था, तो मैं आपको मेरे भाई बताता हूं। आप ये समझिए कि शुरू में आपके पास में मेरे भाई 2 स्टूडेंट थे और उनका इतने का एवरेज था। जैसे एक बच्चा मेरे भाई 30 किलो का आया तो यहाँ पर एवरेज में हमारा 1 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ये हमारा डेटा और ये हमारा एवरेज है। हम इसको डेविएशन से आपको बता चुके हैं। यहाँ पर कितने की कमी है, 1 की कमी है। तो यहाँ पर अगर 1 की कमी है 2 बच्चों पे तो -2 हो जाएगा। अगर यहाँ -2 है तो मेरे भाई बैलेंस करने के लिए यहाँ पर +2 हो जाएगा। आप ये बताओ, इसमें 2 जोड़ने के बाद 30 आया है, इसमें 2 जोड़ने के बाद 30 आया है, यानी x + 1 में 2 जोड़ने के बाद 30 आया है। इसका मतलब x का मान कितना होगा, 27। तो रटा रटाया आंसर है कि इसका उत्तर कितना होता है, तो 27 होता है। बहुत तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत पहले मैं आपको करा चुके हैं जिसमें आपने देखा होगा कि डिवाइजर को पता करने का तरीका, ये वही सवाल है। एक क्वेश्चन याद है आप लोगों को, 732 को किसी संख्या से भाग किया जाता है, रिमाइंडर 12 आता है, तो जिससे भाग किया जाएगा यहाँ पर वो कितने तरह के मान पॉसिबल हैं, और उसके 30 फैक्टर निकाल के 10 माइनस करके 20 उत्तर लेके आते थे। ये उसी तरीके से है कि मेरे भाई यहाँ पर 1186 नाम के संख्या को किसी संख्या से भाग किया गया और रिमाइंडर हमारे सामने 31 आ गया, तो यहाँ पर इसके कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऐसे वाले केस में अगर डी का मान निकालना है तो सबसे पहले इसमें से आप इसको घटाओगे। इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो 1155 आएगा, यानी डी का मान ये हो सकता है या फिर इसके सारे के सारे फैक्टर हो सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पूरे इसके नंबर ऑफ फैक्टर को निकालो, तो ये एक ऐसी संख्या है जो मेरे भाई बना है 3 से, 5 से, 7 से और 11 से, जो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। तो जब इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या हम उत्तर में 16 टिक कर देंगे? नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा डी एक ऐसी संख्या होगी जो 31 से बड़ी होगी। कभी भी कोई भी संख्या अपने रिमाइंडर से छोटा नहीं होता है। तो 31 से छोटे जितने भी फैक्टर है उसके सब घटाने पड़ेंगे। तो 31 से छोटे कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो 31 से छोटा जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, जैसे 3 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ 15 हो सकता है। उसके बाद में 3 इंटू 7 हमारे सामने 21 हो सकता है, और कोई नया यहाँ पर नहीं बनेगा। यानी कुल मिलाकर के ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी 7 हो जाएगा। 16 फैक्टर थे, 7 फैक्टर छोटे हैं, 16 में से 7 घटा दीजिए, 9 इसका उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना, ठीक है। ये सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए, यहाँ पर एक ऐसा सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया जिसमें भटकाव करने के लिए 20 तरह का डेटा दिया गया, लेकिन आपको उतना भटकना नहीं है।
आपको क्वेश्चन में कहा गया कि भैया देखो दो पॉलीगन है, पहले वाले पॉलीगन का मेरे भाई नंबर ऑफ साइड जो है दूसरे वाले का डबल है, साथ में छोटे वाले पॉलीगन का पेरीमीटर 84.8 है। उसके बाद कहा गया ईच इंटीरियर एंगल मेजर मेरे भाई यहां पर इतना, छोटे वाले का इंटीरियर एंगल जो है वो 140 का है, साथ में साइड ऑफ लार्जर पॉलीगन इज इतना टाइम्स दैट ऑफ ए स्मॉलर वन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ लार्जर पॉलीगन। हमको इतना कथा कहानी जानना ही नहीं है, मेरे पास में बहुत सिंपल सी बात है, एक बड़ा पॉलीगन है मेरे भाई यहां पर और एक छोटा पॉलीगन है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर एक्सटर्नल एंगल को लेकर के, ठीक है, या इंटरनल एंगल को लेकर के मेरे भाई यहां पर, तो इसका इंटरनल एंगल दे दिया गया है 140 और बोला जा रहा है यहां पर इसका इंटरनल एंगल कितना होगा। और एक शर्त, एक छोटी सी बात और दे दी गई है और मैं आपको बताता हूं मेरे भाई यहां पर कहा कि बड़े वाले का जो है मेरे भाई नंबर ऑफ भुजा वो डबल है। अगर हम इसकी भुजा की बात करें, यहां पर नंबर ऑफ साइड्स की बात करें ना, तो जितना यहां पर है उसका मेरे भाई डबल है। अरे बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद करिए यहां पर नंबर ऑफ साइड को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल यहां पर 360 से एक्सटर्नल एंगल को भाग करते हैं। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, फिर बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई यहां पर बताता हूं, अगर इसका इंटरनल एंगल इतना है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो 40 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहां पर 40 होगा। तो 40 होगा तो भुजा को निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 को एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड करते हैं तो पता चलेगा यहाँ कितनी भुजा आएगी, 9। अगर यहाँ पर बच्चे 9 भुजा आएगी तो यहाँ पर उसका डबल है, 18 है। और अगर यहाँ पर 18 है तो फिर इसका एक्सटर्नल एंगल मेरे भाई कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल निकालने का तरीका 360 को मेरे भाई 18 से भाग करो तो पता चला प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल 20 है। और अगर एक्सटर्नल एंगल 20 है तो जैसे यहाँ पर 180 में से 40 घटा दो इतना आएगा, तो 180 में से ये घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 160। ये पेरीमीटर का कोई नौटंकी है ही नहीं, बस इतने में काम खत्म हो जाएगा। इंटरनल से एक्सटर्नल निकाले, एक्सटर्नल से भुजा निकाले, भुजा का डबल किए, फिर एक्सटर्नल निकालने, फिर यहाँ पर पहुंच गए। हाँ, इसमें ट्रिक क्या बन सकता था वो बात समझिए, आपको यहाँ पर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती और आप सीधा सीधा मेरे भाई काम कमाम कर देते हैं। कैसे करते मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक आप समझिए। आप बोलेंगे सर अगर इंटरनल इतना है तो एक्सटर्नल इतना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि मेरे भाई यहाँ भुजा जो है वो क्या है, डबल है। तो अगर भुजा डबल होती है ना तो कौन सीधा आधा हो जाता है, बाहर वाला 40 का आधा कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अब इसमें क्या जोड़े कि 180 बन जाएगा तो 160, तो उस आधार पर भी आप सीधा इसका उत्तर दे सकते हैं। इनवर्स रिलेशन होता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन है। कहा गया है, बोला गया आपके पास में एक टाइल है और उस टाइल की जो मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है वो इसकी इतनी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है, और साथ में उस टाइल का जो पेरीमीटर है यहाँ पर इतना है। तो ऐसे कितने टाइलों का मेरे भाई यहाँ पर इस्तेमाल करके इतने बाई इतने के कमरे को मेरे भाई आप पूरी बढ़िया तरीके से भर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उस टाइल की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। तो यहाँ पर 4x 3x है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7x। तो यहाँ पर 2 × मेरे भाई यहाँ पर 7x, और इसका मान हमारे सामने कितना दिया गया, 224 दिया गया। 14 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 6 बार में, x का मान 16 है। अगर 16 है तो याद रखिए भुजा निकालने के लिए कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग करिए। तो कमरे का क्षेत्रफल ये मीटर में है, तो इसको मेरे भाई 100 से गुना करिए, सेंटीमीटर में हो जाए तो ये इतना हो गया, और ये हमारे सामने इतना हो गया। और यहाँ टाइल का क्षेत्रफल का अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे सामने x का मान कितना है, 16 है। तो लंबाई हमारे सामने कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे भाई 64 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो 64। तो 16 का 4 गुना 64, और मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आइए चलिए बहुत बढ़िया तरीके से समझिए। 64 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 40 बार में, 48 से काटेंगे आप 30 बार में, ये हमारे सामने 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। ये सवाल कुछ इस तरह के आ सकते हैं नंबर सिस्टम के, जो आपके टाइम को हो सकता है थोड़ा सा सक करे, थोड़ा खींचे मेरे भाई, वहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं जो है समय बर्बाद करे, आपका जोक की तरह होते हैं ये सवाल, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है, इनमें गलती होने की संभावना भी ज्यादा होती है। कहा गया 10 से लेकर के 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल बताएं। मतलब 10 से लेकर के 100 तक लिखते हो तो जितने डिजिट्स होते हैं उन सब का तुम सम बताओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जब आप यहां पर लिखते हैं 10 लिखते हैं, ठीक है, तो ये 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, ऐसे करते 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 सबसे पहले 19 आता है, फिर उसके बाद में 20 हो गया, फिर उसके बाद में 21 हो गया, फिर उसके बाद में 22 हो गया, ऐसे करते करते 29 आता है, फिर उसके बाद में 30 हो गया, ऐसे करते करते मेरे भाई 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, और ये करते करते 99 भी होता है और 100 भी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबके सम ऑफ डिजिट बताने हैं। अब इसमें क्या होता है, दो तरह के डिजिट होते हैं, उनका नेचर दो तरह का होता है। एक यूनिट डिजिट हो गया मेरे भाई 0 1 2 3 4 5, और एक हमारे सामने 10 से डिजिट हो गया।
ठीक है। तो यूनिट डिजिट अगर देखोगे 0 1 2 3 ऐसे कर करके 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के, इसको समाज से भी बाहर करो 0 से लेकर 9 तक, यानी यूनिट का जो अंक आ रहा है वो मेरे भाई 0 + 1 + 2 और ऐसे कर करके मेरे भाई कहां तक आ रहा है, 9 तक आ रहा है। और ये कितनी बार आएगा, तो मेरे भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 9 बार। तो यानी यहाँ यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा प्लस। अब दहाई का अंक देखते हैं। दहाई का अंक जैसे ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर 10 बार आएगा। ठीक है, 1 बार यहाँ और 9 बार यहाँ। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 10 बार, 2 10 बार, 3 10 बार, 4 10 बार, 5 10 बार, 6 10 बार। तो ऐसे करते करते मेरा जो हर एक अंक है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आप समझिएगा, चाहे वो मेरा 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे कोई भी अंक क्यों ना हो मेरे भाई, यहाँ पर ये सब 10 बार आते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हमारे यहाँ पर ये भाई साहब बच जाते हैं। इनके अंकों को जोड़ करके देखोगे 1 + 0 + 0, तो लास्ट में यहाँ पर एक हमारे सामने ये इतना हो जाएगा। मेरे भाई सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर n × n + 1 / 2। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक का सम n × n + 1 / 2 कितनी बार, 9 बार। ये मेरे भाई 9 है, तो बोलेंगे सर n × n + 1 / 2 कितनी बार, 10 बार। समझ में आ रहा है। या इसको और शॉर्ट में मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 से लेके 9 9 बार, 1 से लेके 9 10 बार, तो यानी 19 बार। तो यहाँ पर n × n + 1 / 2 × 19 और प्लस हमारे सामने 1। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 9 9 = 81 और मेरे भाई यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा, 171 × 5 + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 7 35 और मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो हमारे सामने 855 + 1 यानी यहाँ पर 856। कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिए पेपर में ऐसे सवालों में गलती मत करिएगा। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने क्या है, पढ़िए जरा। सीजल 2025 का क्वेश्चन कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर एक सारा नाम की लड़की है जो 3 अलग अलग योजनाएं एम, एन और ओ में इन्वेस्ट करती है। कहीं पर 10%, कहीं पर 12%, कहीं पर 15% में। टोटल इंटरेस्ट बेचारी को जो 1 साल में आता है वो मेरे भाई यहाँ पर इतने के करीब में आता है। साथ में स्कीम ओ में जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो 180% थी मेरे भाई एम के। तो हम अगर देखें यहाँ पर एम हो गया, एन हो गया और ओ हो गया। मेरे भाई कहा गया कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन वाज 180%, इसका 180% मेरे भाई यहाँ पर जो है वो होगा पैसा। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड इन स्कीम एम, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ओ वाज 180% इन्वेस्टेड इन एम एंड 250% ऑफ मेरे भाई एन। ठीक है, 250%, एक सेकंड मेरे भाई, स्कीम ओ, तो यहाँ पर ओ जो होगा यहाँ पे समझिएगा, ओ नाम का जो स्कीम होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ओ वाज 180% इन एम, यहाँ पर इसका 180% है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 250% ऑफ एन, यहाँ पर इसका मेरे भाई कितना परसेंट है, तो इसका मेरे भाई 250% हमारे सामने है यहाँ पे। तो पहले जिस अनुपात में पैसा निवेश किया गया हम लोग यहाँ पर उसको देख लेते हैं, ताकि मेरे भाई हमें रेशियो का पता चल जाए। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे इसका 180% इन्वेस्ट हुआ है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 100 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो 20 से हमारे 5 बार में, 20 से हमारे सामने 9 बार में, 50 से हमारे सामने 2 बार में, 50 से हमारे सामने 5 बार में। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 9 है तो 9 होगा। कुल मिलाकर के 25, 45 और हमारे सामने 18 होगा। अब ये हमारे सामने रेशियो है। अब इसमें कहा गया व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन। दुनिया इसमें ब्याज निकालेगी, न जाने पता नहीं क्या क्या करेगी, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये बात कहूंगा कि एन देखो यहाँ पर 18 का मल्टीपल है, यानी कहीं ना कहीं एन के अंदर जो पैसा लगा है वो 9 का मल्टीपल है, और अगर वो 9 का मल्टीपल है तो एक ही ऑप्शन आपके सामने है सी। आप अपना रिस्क लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में मान लीजिए थोड़ा भी डाउट आ रहा है कि नहीं यार ये सवाल सही नहीं होगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, आगे बढ़ करके पूरा सॉल्व कर लो, और उसके बाद में आकर के मेरे भाई बैक में इसको जो है दोबारा से देख लेना, और इसके लिए एक अलग जगह रफ पेपर में रफ कर लेना कि दोबारा जब आओगे तो वापस कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और अगर फिर भी श्योर नहीं हो तो अपना कैलकुलेशन करके तब उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल जहां पर एक तरीके से रिस्क लेने से बात बन जाए तो फायदा ही है। ठीक है, पूरा सॉल्व मत करिए, वक्त होगा तो करिएगा। आइए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है। देखिए कहा गया बैग के अंदर में 15 लाल बॉल है और मेरे भाई 20 जो है वो ब्लैक बॉल है। तो एक तरीके से हमारे सामने रेड बॉल है और एक तरीके से हमारे सामने ब्लैक बॉल है। रेड वालों की संख्या कितनी है, तो 15 है, और इनकी संख्या कितनी है, तो 20 है।
उसके बाद में कहा गया कि यहाँ पर हर एक बॉल के ऊपर या तो 1, 2 या 3 का नंबर है। हर एक बॉल के ऊपर में 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा। अब उसके बाद में मेरे भाई कहा गया 20% ऑफ द रेड बॉल आर नंबर 1। रेड में जितने भी हैं उसका 20% मेरे भाई नंबर 1 है और 40% हमारे सामने नंबर 3 है। तो 40% नंबर 3 है, तो 40 ये है, 20 ये है, 60, तो ये कितना हो गया? तो मेरे भाई 40% हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब ब्लैक बॉल में जाओगे तो 45% नंबर 2 होगा। तो मेरे भाई 45% तुम्हारे सामने क्या होगा? नंबर 2 होगा और 30% तुम्हारे सामने नंबर 3 होगा। तो ये 75 हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे? 25% हमारे सामने हो जाएंगे। अब कहा गया एक इंसान जीत ही तभी सकता है जब उसके पास में ये कंडीशन हो, इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3। पहली बात, लाल भी हो और नंबर 3 भी हो। ठीक है, और शब्द आ गया, और का मतलब प्लस होता है। ठीक है, या फिर वो ब्लैक हो और मेरे भाई नंबर 1 और 2 हो, ब्लैक हो और नंबर 1 और 2 हो। तो ये 2 कंडीशन होगा तो इंसान जीत पाएगा। तो उसके जीतने की संभावनाएं क्या है? पहली बात, नंबर, यहां देखो बॉल तुम्हारा क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए। तो 35 गेंदों में लाल की प्रायिकता कितनी है? तो 15। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 35 इंटू। उसके बाद कहा गया नंबर 3 होना चाहिए। 3 40% है, 100 गेंदों में ये कितना है? तो 100 गेंदों में ये 40 है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया बॉल ब्लैक भी होना चाहिए। ब्लैक का मतलब मेरे भाई यहां पर कितना? तो वही 35 गेंदों में 20 गेंदें होनी चाहिए और साथ में मेरे भाई कहा गया 1 और 2 नंबर होना चाहिए। 1 और 2 अपने आप में मेरे भाई 70% का होल्ड करते हैं, तो 100 में यहां पर 70 आप इसके लिए लेकर के मान सकते हो। अगर आप देखोगे तो बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से मेरे भाई आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। 3500 को मेरे भाई यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब आप 1/3500 को मेरे भाई यहाँ पर कॉमन ले लेते हो तो आप बताओ यहाँ पर 15 चौके मेरे भाई यहाँ पर 600 हो जाएगा और यहाँ 7 दूनी 1400 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बन जाएगा? मेरे भाई 2000 बट्टे में कितना? तो 2000 बट्टे में 3500। 2000 बट्टे में 3500 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4/7। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। बी जो है वो यहाँ पर क्या है? तो आंसर है। तो ध्यान रखिए इस बात का, इस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब एक देखिए, आजकल दिल्ली पुलिस का जब मैंने पेपर देखा तो प्रिज्म पिरामिड के ऊपर बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रिज्म पिरामिड मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, आपके बैच में भी पढ़ाया है और साथ में मेरे भाई यहाँ पर यूट्यूब पर भी पढ़ाया है। तो उसको पढ़ करके जाइएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस पर उसके लिए स्पेशल फोकस था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं आपको मेरे भाई समझा देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि एक पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगुलर है और उसको एक सिलेंडर यानी बेलन के अंदर में डुबोया जाता है और डुबोने के बाद में उसकी पानी छलक करके बाहर आ जाती है। तो मेरे भाई आप यहाँ पर बता दो कि भैया जो फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड, यानी पिरामिड की हाइट कितनी होगी। मतलब पिरामिड किस आकार का होगा? तो सबसे पहले देखो पिरामिड ऐसे मेरे भाई जो होगा बेस का, पहले तुम्हारे सामने मैं बना देता हूं। देखो यहाँ पर ये एक ऐसा सिलेंडर था, इसके अंदर में आपने पिरामिड को डुबोया जो कि बेस तक गया और पिरामिड की जो आकार थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि वो पिरामिड आपके ट्रायंगुलर शेप का था। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का था मतलब एक ही जगह से मेरे भाई ये सारा का सारा आया। जैसे इसके अंदर डुबोया आपने तो पानी छलक करके मेरे भाई यहाँ पर जो है बाहर आ गया। बाहर आ गया तो उसके बाद कहा गया पिरामिड की जो ये सीधी वाली हाइट होगी वो कितनी होगी। तो मैंने हमेशा इस बात का कहा है कि पिरामिड का जो मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम होगा और जो पानी बाहर छलका वो भी सिलेंडर के आकार में छलका, तो मेरे भाई यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। पिरामिड का वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा? तो कोन के वॉल्यूम यानी 1/3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर पाई हो जाएगा इंटू यहाँ पर आर का स्क्वायर। तो पिरामिड का रेडियस हमारे सामने कितना है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या होता है? कोन का होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर चूंकि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ रहे हो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगुलर है, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल यानी √3/4 इंटू यहाँ पर पिरामिड का मेरे भाई साइड। तो यहाँ पर पिरामिड का मेरे भाई साइड हमारा 18 है, तो 1/3 इंटू √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर और इंटू हमारे सामने पिरामिड की हाइट। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये पिरामिड का वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया? तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया मेरे भाई पाई। पाई का मतलब यहाँ पर हो गया 22/7 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है टंकी का? तो 10 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। और टंकी की हाइट कितनी है? तो देखो पानी टंकी के अंदर में 25 सेंटीमीटर तक था और बढ़ करके 28 पहुंच गया, यानी यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट कितने की हुई? 3 की। कई बार कहता है पानी छलक गया, कई बार कहता है हाइट बढ़ गया। दोनों केस में कंडीशन हमारे सेम होते हैं। इसमें पानी छलकने वाली बात नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइट हमारी कितनी है? तो मेरे भाई 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। तो चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करिए इसको। तो देखेंगे आप यहाँ बोलेंगे सर ये 1/3 हो जाएगा हमारे सामने, ये √3/4 हो जाएगा,
यहाँ पर 18 का स्क्वायर, यहीं पर हम 324 हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। ये हमारे सामने इतना हो गया, ये हमारे सामने कहीं मिला करके मेरे भाई 22 इंटू 3 हमारे सामने सिंपल आप लिख सकते हैं 6600 डिवाइडेड बाई कितना 7। यहाँ से जितना काट सकते हैं आप उतना काटिए। तो जब आप यहाँ काटेंगे तो बोलेंगे सर 4 और 3 12, 12 से अगर हम काटते हैं सर तो 12 से हमारे सामने कटेगा तो 12 का वही बात है, 2 गुना कितना हो जाएगा 24, और उसके बाद 12 से 7 गुना 84। अगर हम हाइट के बारे में देखें यहाँ पर तो ये अब इसको और काट सकता है, 3 से आप काट सकते हो 9 बार में, और 3 से आप काट सकते हो मेरे भाई कितनी बार में 2200 बार में, और आप काट सकते हो नहीं काट सकते। तो बेसिकली हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके सामने 2200, और यहाँ पर आ जाएगा 963 मेरे भाई यहाँ पर √3। जब आप इसको लगभग बच्चों सॉल्व करोगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो पहले आप यहाँ देखो ये किसके अप्रोक्सीमेट में काट रहा है, तो 63 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 126। तो पहली 2 बार में 126 हमारा कट गया। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना 10 से 6 आपका 4, और 9 से 2 आपका 700, ठीक है, 94 हमारे सामने 940 के करीब में। और अगर हम इसको काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि √3 भी है मल्टीप्लाइड है, जब आप इसको काटोगे, चलो काट ही लेते हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको करेंगे तो ऊपर हम √3 को लेकर के जाएंगे तो ये 2200 इंटू हमारे सामने √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 63 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। आइए थोड़ा सा कटिंग करते हैं तो 189 से एक बार में 11 20 हमारे सामने 31 310 हो गया। उसके बाद अगर हम और काटे तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में काट सकते हैं, ठीक है, 310 हो गया हमारे सामने, 18 का फिर वहां पर इतनी बार में, तो ये हमारे सामने 189, 10 से 9 हमारा इतना, 10 से 8 हमारे सामने बच्चों 2 हो गया भाई, और यहाँ पर 121 के करीब में आ रहा है लगभग, ठीक है। अगर हम दशमलव लगा दे तो ये 1210 के करीब में हमारा चला जाएगा, और 18 छक 108, लगभग 6 पॉइंट के करीब में हमारा ये जाएगा। √3 की वैल्यू 1.7 के करीब में हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होगा। 17 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 102, यहाँ इतना रखो, 10 पास में 17 कम 17 10 27 का 7, 2 पास में 17 कम 17 2 19, 19.72, इससे थोड़ा और ज्यादा होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी के करीब में होगा। मतलब थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये पूरा जो पार्ट है ये आपका जो है 19 के करीब में आ रहा है, 19 के करीब में आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो होगा ये 20.14 के करीब में आपका आ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए, थोड़ा एक पेपर में तो एक क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आएगा ही आएगा, इसको तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगला सवाल देखो, सिंपल और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन मिला करके है कि आपने किसी पैसे को सिंपल इंटरेस्ट में भी खर्च किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी खर्च किया, और उसका मेरे भाई ब्याज का अनुपात दिया गया है। जैसे आप इस सवाल को देखो, रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, कब मेरे भाई यहां पर, जब आपने इतने रुपए को इन्वेस्ट किया, 32% के दम पर इन्वेस्ट किया, 4 सालों के इन्वेस्ट किया, और वो भी सिंपल पे, ठीक है, और फिर आपने इतना पैसा कंपाउंड में किया, 20% की दर पर किया, और 2 सालों के लिए किया। तो सिंपल और कंपाउंड का रेशियो इतना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई यहां पर, वो कितना मिलेगा, तो यहां पर ये हमारा प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई, यहां पर इसका कितना % मिलेगा, तो यहां पर 1 साल में आपको 32%, तो 4 सालों में कितना इंटू इतना, और डिवाइड बाई 100, ठीक है, वो डिवाइड बाई 100, इसका डिवाइड बाई 100 खत्म हो जाएगा, उसको मत लिखो। कंपाउंड में मेरे भाई जो तुम्हें मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो ये तुम्हारे सामने पैसा है, और इसका कितना %, तो मेरे भाई 20% के पैसे को 2 साल तुम इन्वेस्ट करोगे तो 20 का 2 बार सक्सेसिव लगाओ तो 44% मिलेगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के 64/11 के। इसका बट्टे का 100, इसका बट्टे का 100, खत्म, क्लास फिनिश हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 11 से हम काटेंगे 4 बार में, 4 से कटा 4 बार में, 32 से कटा हमारा 2 बार में, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये हमारे सामने x + 500 है, और यहाँ पर सर 2x माइनस कितना है, तो 1000 है। अगर हम देखते हैं तो 1000 और 500 1500 हो जाएगा, और ये हमारे सामने x हो जाएगा। तो कहा गया x का मान कितना होगा, तो x का मान मेरे भाई 1500 होगा। ये सवाल आपको दिखते हैं आसान है मेरे भाई, होते नहीं है। जब आप इनमें घुसते हैं तो आपको पता चलता है कितना आपको वक्त लगता है। मैं बार बार कहता हूँ सवाल तो मुझे कोई भी दो, 3 से 4 लाइन 5 लाइन मैक्स टू मैक्स मैं इतने तक लेकर के जा करके उन सवालों को बना दूंगा। सवाल यहाँ पर यह है जिसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। एक हमारा होगा बेसिक मेथड, मतलब बेसिक नहीं, थोड़ा सा जो आप लोग समझते हैं, और बाद में मैं इसको वन लाइनर अप्रोच से भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। सवाल को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एट अ कल्चरल क्लब 4 इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड, द एवरेज अटेंडेंस फॉर द फर्स्ट 2 इवेंट वाज इतना पीपल, द नेक्स्ट 2 इवेंट हैज एन एवरेज ऑफ 198.5 पीपल,
Later, due to a correction, it was found that the attendance at one of the first two event was 12 more than what was originally recorded, and one of the last two event was 9 less. Find the corrected overall average attendance for all the 4 event. कुल मिलाकर के 4 इवेंट होती है, जिसके अंदर में मेरे भाई 2 इवेंट का एवरेज इतना है, बाकी के 2 इवेंट का एवरेज इतना है। शुरू में तो जो आपने इवेंट करवाए थे उनमें से किसी एक इवेंट का मेरे भाई डेटा रिकॉर्ड गलत कर दिया गया था, तो उसमें हमें 12 बढ़ाना है। और जो बाद के 2 इवेंट आपने कराए थे वहां पर उसमें से एक का डेटा गलत रिकॉर्ड कर दिया गया था, तो उसमें हमें 9 कम करना है। करेक्शन करने के बाद में जो है आपका यहाँ पर क्या एवरेज बनेगा, दुनिया कैसे बनाती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है, जरा वो समझिए। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि पहला वाला इवेंट आपका और दूसरा वाला इवेंट, इन 2 इवेंट का मेरे भाई एवरेज दिया गया है। तो एवरेज दिया गया तो यहाँ पर आप सम कैसे निकालेंगे, तो सम यहाँ पर निकालेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारे सामने एवरेज है, इस एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा सम निकल करके आ जाएगा। 300 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। बट आपने कहा इसमें से एक इवेंट को रिप्लेस करके नए वाले इवेंट के साथ में मेरे भाई कर दो, ठीक है। और जैसे रिप्लेसमेंट करोगे तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, तो रिप्लेसमेंट करने पे 12 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप इसमें मेरे भाई 12 बढ़ा दोगे तो आपके सामने मेरे भाई हो जाएगा 317, ठीक है। फिर उसी तरीके से बाकी 2 इवेंट थे मेरे भाई, इवेंट नंबर 3 और इवेंट नंबर 4 यहाँ पे। और ये 2 इवेंट्स का मेरे भाई सम हमारा कितना होगा, तो ये 2 इवेंट्स का मेरे भाई जो सम होगा वो हमारा 198.5 मेरे भाई यहाँ पर, इसका कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना कम है, 1.5 कम है, तो 400 में 3 कम यानी कितना हो जाएगा, 397 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसमें भी रिप्लेस करके मेरे भाई नए इवेंट के साथ में आपको कर देना है, और ये जो नया इवेंट के साथ आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये नया वाला इवेंट और ये वाला इवेंट, तो यहाँ पर जैसे आप इसको नए इवेंट के साथ में रिप्लेस करोगे तो उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा 397, और इसमें से आप 9 माइनस करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 388 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मेरे भाई सम ये और इसका यहाँ पर सम ये, जब हम मेरे भाई दोनों का फाइनली सम देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे, मतलब यहाँ पर जब फाइनली सारे इवेंट्स का एवरेज निकालेंगे तो हमारे सामने जो एवरेज निकल करके आएगा वो कितना होगा। तो एवरेज की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके और तब डिवाइड बाई 4, और जब दोनों को जोड़ कर डिवाइड बाई 5 करके तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 4। 4 से एक बार में 30 हो गया, 7 बार में, और 6 बार में मेरे भाई यहाँ पर 25 आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी है। लेकिन ये एक वाहियात तरीका है इस सवाल को बनाने का, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसके अंदर में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। आप समझिए इस बात को क्यों हम यहाँ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, फिर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, फिर एवरेज निकाल रहे हैं। क्या इस सवाल को हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं कि यार आप एक बात बताओ, शुरू वाले जो इवेंट्स थे हमारे यहाँ पर उनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। शुरू वाला इवेंट मेरे भाई यहाँ पर क्या था, तो शुरू वाले 2 इवेंट का एवरेज इतना है और बाकी 2 का एवरेज इतना है, तो मेरे भाई चारों का एवरेज कितना होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इन चारों का एवरेज निकाल लेते हैं। इनमें डिफरेंस कितने का है आप बताओ, तो इनमें डिफरेंस हमारे यहाँ पर कितना 46 का है। 8 से 2 आपका इतना मेरे भाई 46 का है। 46 का आधा कर दो 23, 23 इसमें जोड़ दो, 23 इसमें घटा दो मेरे भाई, तो आप किस पे पहुंच जाओगे, एवरेज पे पहुंच जाओगे। 2 लोगों का औसत इतना है, बाकी 2 लोगों का औसत इतना है, तो चारों का औसत अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंस जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो 46 का है, उसका आधा कर देते हैं 23। अब हम इसमें 23 जोड़ देते हैं, तो जब हम उसमें 23 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हमारे सामने हो जाएगा 175.5, ये हमारे सामने हो गया। अब यहां पर ये चारों इवेंट का क्या हो गया, तो एवरेज हो गया। अब इसके अलावा हम नेट डेविएशन का भी एवरेज निकाल देते हैं। नेट डेविएशन का एवरेज कैसे, एक में 12 बढ़ाना है और यहां पर 9 कम करना है, तो ओवरऑल 12 बढ़ेगा और 9 कम होगा, तो 12 में से 9 गया तो मेरे भाई कितने का डेविएशन आएगा, तो बोलोगे सर 3 का डेविएशन आएगा। और कितने इवेंट है, तो 4 इवेंट है, तो इसको डिवाइड बाई 4 कर दो मेरे भाई। तो जब आप यहां पर करोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे सामने 0.75, और जब ये हमारे सामने हो जाएगा तो 176.25 जो होगा ये हमारे सामने करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो वो डिपेंड करता है हमारे सोचने और समझने के नजरिए के ऊपर में कि सवालों को हम किस तरीके से किस रूप से देखते हैं। पेपर आपके सामने होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपका मेरे भाई बनाने का तरीका ही आपको यहाँ पर भीड़ से अलग करके लेके जाएगा और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बढ़ाएगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ध्यान रखिए, कुछ इस तरीकों को हमेशा सीखा करिए जो आपको फायदे में लेकर के जाए, ठीक है। आइए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप A and B to fill an empty water tank is 9:4. C takes 1 hour to empty the entire tank. When all the 3 pipes are open simultaneously, take 1.5 hour to fill the tank. Pipe A and B are opened at same time. If after 24 minutes C is opened, then how much time will it take for all the 3 pipes to
फिल द रिमेनिंग टैंक। अब ऐसे में अगर हम यहाँ देखें तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण डेटा है पहले हम वो निकालते हैं कि मेरे भाई यहाँ C जो है 1 घंटा लेता है पूरी की पूरी टंकी को खाली करने में, और जब तीनों नलों को खोल दिया जाता है तो वो 1.5 घंटा लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर पूरी टंकी को भरने में। C अकेला 1 घंटा लेता है और तीनों के तीनों 1.5 घंटा लेते हैं। C अकेला 1 घंटा लेता है और तीनों के तीनों कितना लेते हैं? 1.5 घंटा। तो अगर हम बात करें तो C की मेरे भाई बात करेंगे तो C अकेला कितना लेगा? तो मेरे भाई 1 घंटा, और तीनों के तीनों अगर हम यहाँ पर काम कराएंगे तो वो हमारे कितना लेंगे? 1.5 घंटा। अगर हम देखें यहाँ पर तो दोनों कैल्शियम हम लेते हैं तो ये हमारे सामने 3 आ जाएगा मेरे भाई, और 3 आवर ना लेकर के आप 3 ले लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 गुना, यहाँ देखोगे 2 गुना। ठीक है, तो मेरे भाई इन दोनों में से आप यहाँ पर जो है कितना घटा रहे हो? C तो एम्प्टी करने वाला पाइप है, एम्प्टी करने वाला पाइप है तो -3, तो कितने में से 3 घटाया है आपने कि 2 आ गया है? तो बोलोगे सर 5, यानी इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? तो 5 है। कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? तो 5 है। सवाल में अब ये कहा गया A और B को तुमने साथ में खोला है और 24 मिनट के बाद में तुम C को खोलते हो, तो कितना समय लगेगा तीनों को टंकी भरने में? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर A और B को हम कितने देर काम कराएंगे? तो यहाँ पर 24 मिनट काम कराएंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर A B C को हम यहाँ पर x मिनट काम कराएंगे, और तब जाकर के पूरी की पूरी टंकी कैपेसिटी यानी 3 यूनिट हमारी भरेगी। A की वैल्यू हमारे सामने है 5, 5 × 24 हमारे सामने कितना होता है? अच्छा मिनट है, और ये घंटा है, तो याद रखना इसको 60 से गुना कर देना ताकि तुम्हारा काम यहाँ बन जाए। या तो 60 से इधर भाग करना पड़ेगा या जाकर के उधर गुना हो जाएगा, बात हमारा एक ही है। तो हम देखेंगे तो 5 × 24 कितना हो जाएगा हमारे सामने? 120 हो जाएगा, और यहाँ तीनों का जो सम आता है वो 2 आता है, ये हमारे सामने 2x हो जाएगा, और ये बराबर है कितने के? तो 180 के। मेरे भाई यहाँ पर x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, यानी यहाँ पर कितने देर लगेगा? 30। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये ऊपर में जो 9:4 दिया गया था ये क्या है? तो जब मैंने एडिक्विटी के जितने क्वेश्चंस थे उनको हमने एनालाइज किया तो वहां पर हमें पता चला कि यार यहाँ पर काफी ऐसे डेटा आपके सवाल में दिए जा रहे हैं जो बेफालतू के डेटा हैं, जिनका इस्तेमाल ही नहीं है। ठीक है, एडिक्विटी असल में सवाल आपकी नहीं बना रही है, सवाल बनाने वाली जो वेंडर है वो कोई और है, बट आपके लिए समझना आसान हो पाए इसलिए मैं एडिक्विटी शब्द का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन सेट करने वाली वेंडर कोई और है, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला वेंडर कोई और है, एनालिसिस और बाकी कट ऑफ निकालने वाली चीजें वो डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। ठीक है, बट आपके लिए रिलेटेबल हो पाए तो एडिक्विटी के नाम पर ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है? इसमें कहा गया कि एक डेकोरेटिव कॉलम बनाना है जो कि एक रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म के आकार में है। ठीक है, प्रिज्म भी है और हेक्सागन के शेप में है मेरे भाई, और जिसका भुजा का जो लेंथ है, द साइड ऑफ द बेस इज मेरे भाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। द कॉलम इज बिल्ट इन फॉर्म मल्टीपल सेक्शन एंड देयर हाइट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, the first section is 5 cm tall and each subsequent section is 2 cm taller than the previous one. If the column has 4 section in total, what is the total volume? तो असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। एक आपके पास में आकार है जो प्रिज्म के आकार में है, मतलब एक पॉलीगन है जो प्रिज्म के आकार में, हेक्सागन। एक यहाँ पर भुजा का देख लीजिए कैसे होगा, तो यहाँ पर आपकी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। तो ये आपके सामने एक ऐसा हेक्सागोनल बन चुका है, ऐसा शेप मेरे भाई यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप सेम ऐसा ही शेप बना रहे हैं, लेकिन जैसे अब इसकी हाइट की हम बात करते हैं तो इसकी हाइट आपकी यहाँ पर कितनी है? देखो, इसकी भुजा जो है हमारी सामने 10 सेंटीमीटर की है, और इसकी हाइट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो मेरे भाई 5 सेंटीमीटर की है। अब होता क्या है, इसके ऊपर एक और आकार बनाते हो सेम आकार का। ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हो, एक और मेरे भाई बनाते हो, बस उसमें 2 सेंटीमीटर टॉल कर देते हो। ये 5 है ना, तो 5 के बाद मेरे भाई यहाँ 7 सेंटीमीटर की हाइट लेते हो आप। ये जैसे 5 सेंटीमीटर की हाइट है, अब यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर की हाइट लेकर के तब आप मेरे भाई यहाँ पर एक और हेक्सागन बनाते हो, समझना। ठीक है, तब आप मेरे भाई यहाँ पर एक और हेक्सागन बना पाते हो। जब आप मेरे भाई बनाते हो तो यहाँ पर फिर ये कितना हो जाएगा? 7। फिर इसके ऊपर वाला जो शेप बनेगा वो 2 सेंटीमीटर और बड़ा, इसके ऊपर वाला बनेगा वो 2 सेंटीमीटर और बड़ा, तो सभी के वॉल्यूम का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सम कहा गया। दुनिया क्या करती है, नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम अलग निकालेगी, ऊपर वाले का अलग निकालेगी, उसके ऊपर का अलग निकालेगी। आपको ये काम नहीं करना है। एक ही तरह का बेस है तो एक फिगर मान लेना है और सबके हाइटों को जोड़ देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कभी भी क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है प्रिज्म का वो होता है एरिया, और इनटू मेरे भाई यहाँ पर होता है हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस है मेरे भाई हेक्सागन, हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 6 × √3/4 × 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। और हाइट हमारे सामने कितना होगा, तो पहले की हाइट 5 होगी, अगला इससे 2 ज्यादा, अगला इससे 2 ज्यादा, अगला इससे 2 ज्यादा,
यानी 4 हैं तो चारों की हाइट हमारी इतनी होगी। 20, 27 और 27 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे तो 32 लिखेंगे। 4 से बढ़िया में 8 बार में काटिए और ये आपके सामने हो जाएगा 48 और √3। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन होगा। आज के दिल्ली पुलिस में अगर आप देखोगे ना, जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है उसमें मैंने बच्चों को कहा भी था और मैंने पढ़ाया भी था लास्ट टाइम में कि अब एग्जामिनर का मन भर चुका है तुम्हारे यहाँ पर सिलेंडर और कोन और इन सब क्वेश्चन पूछने से, तो प्रिज्म और पिरामिड पर ही वो क्वेश्चन दागेगा। और मैंने प्रिज्म पिरामिड यूट्यूब पर बहुत तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपके कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए प्रिज्म एंड पिरामिड बाय आदित्य रंजन सर, आपके लिए वो वीडियोज आ जाएगी और आप उसको देख करके जाइएगा। ठीक है। अब जब जब मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया तो मैंने वहां पर सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट आपको सिखाया है और मैंने बकायदा कई बार आपको मेरे भाई यहां पर सवाल बहुत बेहतर तरीके से बताए हैं, बहुत बार। एक आपको मेरा फेमस क्वेश्चन याद होगा, ठीक है, जहां पर मैंने आपको मेरे भाई ये क्वेश्चन कराया था अलजेब्रा में कि यदि a में हम 1/b को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 1 है, हम b में 1/c को जोड़ते हैं तो हमारे सामने 1 है। मेरे भाई दो सवाल मैं आपसे पूछता हूं। सवाल नंबर 1 कि हम c में 1/a को जोड़े तो कितना होगा, और सवाल नंबर 2 मेरे भाई यहां पर अगर हम abc को मेरे भाई करें तो हमारा कितना होगा। याद करिए ये क्वेश्चन उसी तरीके से है, बस अब उसको थोड़ा और टफ बनाने की कोशिश की गई है, बट आपको टफ यहां पर इसको बनने नहीं देना है। अब यहां पर जैसे मैं a देता हूं ना तो इन्होंने इसको दो लोगों से डिवाइड कर दिया। अब ये ax/y बन जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा, और इस तरीके से जो सवाल था अब वो ऐसा रूप ले चुका है a/l + m/b बराबर इतना b और ये सारी चीजें ऐसा। मेरे भाई हमको परेशान होना ही नहीं है। हम a/n को मेरे भाई कितना मान लेते हैं, लेट्स से स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है, और b/m को कितना मान लेते हैं तो b मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है। उसी तरीके से ये m/b का ये उल्टा है, तो यानी यहाँ पर b का उल्टा 1/b का उल्टा इतना हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर इसको मेरे भाई क्या मान लेते हैं तो 1/c मान लेते हैं, ये हमारे सामने 1 है। तो आप सही से देखो जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया l/a यानी इसका उल्टा, यानी आपसे पूछा गया 1/a पूछा गया, और मेरे भाई c/n तो यहां पर इस चीज का उल्टा यानी c पूछा गया। a + 1/b दिया, b + 1/c दिया, तो c + 1/a मेरे भाई पूछ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये जो सवाल है यहाँ पर इसमें वैल्यूज अलग अलग होते हैं जिसको आप लेकर के चेक कर सकते हो। इसमें जो पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो होता है a का मान आपको कितना लेना है तो 1/2 लेना है मेरे भाई। ठीक है। b का मान आपको कितना लेना है तो 2 लेना है, और c का मान आपको कितना लेना है तो -1 लेना है। जब आप इस वैल्यू को लेकर के यहां पर रखोगे तो देखना मेरे भाई आधा और प्लस मेरे भाई यहां पर आधा 1 बना देगा, फिर उसके बाद 2 में से 1 घटा दोगे 1 बना देगा, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो उसी आधार पर आपके ये आंसर आ जाएंगे। तो उन वैल्यूज को जब यहां रखते हो ना तो यहां पर रखोगे तो मेरे भाई c + 1/a की वैल्यू तुम्हारी 1 आ जाती है और a × b × c की वैल्यू -1 आ जाती है, जो मैं हमेशा आपको याद कराता हूं कि अगर a + 1/b इतना है, b + 1/c इतना है, तो सिमेट्रिसिटी के माध्यम से c + 1/a भी हमारा इतना आएगा और तीनों का प्रोडक्ट हमारा -1 आएगा। ये बहुत पहले मैं पढ़ा चुका हूं। उसी चीज को यहां पर क्रीम पाउडर लगा करके मेकअप करके आपके सामने दे दिया गया। तो अब आप बताओ ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी कितना होगा तो 1 होगा, तो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 1000 दफा मैंने इस बात को पढ़ाया है, आपको यहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आइए, रेस के भी क्वेश्चन आपके सामने काफी आ रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान आपको किया जा रहा है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। कहा गया कि रनर ए जो है किसी डिस्टेंस 100 मीटर को कवर करता है 10 सेकंड में, बी नाम का रनर उसको सेम डिस्टेंस को कवर करता है 12 सेकंड में। अगर 300 मीटर की रेस है जहां ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को 20 मीटर का हेड स्टार्ट भी देता है और 3 सेकंड जो है वहां पर वो लेट भी पहुंचता है, तो मेरे भाई अगर दोनों के दोनों रनर एक समान स्पीड को मेंटेन करते हुए चलें तो बी नाम का रनर यदि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को अकेले कवर करना चाहेगा तो कितना समय लगेगा। इफ बोथ रनर यहाँ पे, देन हाउ मच टाइम विल यहाँ पर बी अलोन टेक टू कवर द टोटल डिस्टेंस। जैसा मैंने कहा कि मैंने एडिक्विटी के क्वेश्चंस को देखा तो कुछ सवाल या कुछ चीजें डेटा जो है उसमें फालतू दी गई हैं और बच्चा बार बार सोचता है इसका इस्तेमाल कहां पर करना है, ये कहां पर यूज होगा, और उसी सोच के अंदर में वो फंस जा रहा है और क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा है। तो अगर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सेट कर रहा होता तो कई ऐसे सवाल मैं भी बनाता जहां 4-5 डेटा मेरे भाई फालतू देता और आप सोचते यार ये तो यूज ही नहीं हुआ, क्या ऐसा तो नहीं कि हमने गलत बना दिया, और आप वक्त बर्बाद करते। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है जो पूछा उसको निकालने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता बस उसको लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन की अगर हम यहां पर आत्मा को देखें तो हम यहां पर कहेंगे कि बी जो है अलोन कवर करेगा
अगर दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को, तो मेरे भाई कितना समय लगेगा। यानी बी का टाइम निकालना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और मेरे भाई यहाँ दोनों की स्पीड चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो रेस हमारे सामने कितने का होता है, 300 मीटर का। तो पहला वाला बंदा जो यहाँ पर भागेगा वो पूरा पूरा 300 भागेगा, और दूसरा बंदा जिसने मेरे भाई यहाँ पर ए गिव्स बी हेड स्टार्ट ऑफ इतना, तो ए तो पूरा पूरा भागता है और बी 20 मीटर का स्टार्ट लेने के बाद जो बचा हुआ दूरी है वो भागता है। ठीक है, तो हमें यहां पर कहा गया बी को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर दोनों के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस यानी हमारे सामने इतना हो जाएगा, और यहां स्पीड हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो स्पीड कैसे होगी, 100 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में, तो 100/10 यहां पर इसकी ए की स्पीड हो जाएगी, और बी की स्पीड सॉरी एक माफ करिएगा, यहाँ पे हमें जो है दोनों की स्पीड तो निकालनी नहीं है मेरे भाई, दूरी कौन ट्रैवल कर रहा है, ए। तो यहां देखो, इफ बोथ रनर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड देन हाउ मच टाइम विल इट टेक बी अलोन टू कवर द सम ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए एंड बी इन कंप्लीटिंग द रेस। बी को रेस को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो डिस्टेंस में आप यहां दोनों का लेंगे और यहां स्पीड में खाली बी का लेंगे, और स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर में मेरे भाई डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, 12 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो ये जो 12 निकल करके जाएगा ये कहां जाएगा दोस्तों, यहां पर, तो ये 12 निकल करके आपका जाएगा ऊपर, ये 12 कहां जाएगा, तो ऊपर जाएगा, 0 से आपका 0 खत्म मेरे भाई। यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96 का 6 9 पास में, और यहां पर ये हो जाएगा 69.6 69.6 यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यानी 69 का मतलब यहां पर 1 मिनट और लगभग यहां पर 9 सेकंड, 1 मिनट 9 सेकंड का मतलब यहां पर क्या है, ऑप्शन नहीं है। आप देखो कितना डेटा फालतू दिया गया, ए का टाइम देने की क्या जरूरत है, कितना यहां पर पीछे रह गया उसकी क्या जरूरत है, यानी एक्स्ट्रा लोड कर करके आपको दिया जाएगा फालतू की चीजें जिसका आपको मतलब भी नहीं रखना है। ठीक है, आ जाइए, मिश्रण का एक सवाल आपके सामने यहाँ पर, और बड़ा प्यारा सवाल है जो 2025 में पूछा गया, मुझे लगा ये कराना चाहिए। देखो भाई, मैं टॉप क्वेश्चन के नाम पर तुम्हें ठगूंगा नहीं, टॉप क्वेश्चन के नाम पर तुम्हें यहाँ फालतू के ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिसका तुम्हारे पेपर के साथ में कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, या इरेलीवेंट क्वेश्चंस करा करके मैं अपने आप को हीरो नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है 2 दिनों के अंदर में आपका मेंस का पेपर है, तो मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में आ जाएंगे, जिससे मेरे 10 ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, क्या पता 2-3 क्वेश्चन आपके लड़ जाए। ठीक है, साल भर हमने पढ़ाया, हमने मेंस बैच में जबरदस्त मेहनत की, हमने यूट्यूब पर जबरदस्त मेहनत की, अब बारी है आपको सीधा टू द पॉइंट लास्ट एंड पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने की जहां से पेपर आपका फंसना ही फंसना है। बाकी तो साल भर का बहुत समय रेलेवेंट पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। समझ गया बात को, अब पढ़ो यहाँ पर। इसमें यहाँ कहा गया कि एक ड्रम के अंदर में 3 केमिकल है PQR, जो कि 3, 5 और 2 के रेशियो में है। 30 लीटर आप उसके अंदर से मटेरियल निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में आप P का 12 लीटर ऐड करते हैं और Q का 8 लीटर ऐड करते हैं, और R को चुपचाप ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब कहा गया अगर रिजल्टेंट क्वालिटी में Q जो है वो 20 लीटर ज्यादा है मेरे भाई यहाँ पर P के केमिकल से, तो आप मेरे को बताओ शुरू में उनकी मात्रा कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, PQR नाम का मेरे भाई यहाँ पर है। ठीक है, केमिकल है आपके सामने, और ये किस रेशियो में है, 3, 5 और मेरे भाई 2 के रेशियो में। इनका अपना एक सर्टेन वॉल्यूम होगा। आप इसमें से जब ये 30 लीटर निकाल लोगे ना दोस्त, यहाँ पर 30 लीटर निकाल लोगे, तो आपको पता है अगर इसमें से हम कुछ भी निकाल ले तो रेशियो इनके नहीं बदलते हैं, रेशियो मेरे भाई यहाँ पर इनके इतने ही रहेंगे, ये आप जान करके चलो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, 8 लीटर मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 लीटर ऑफ केमिकल P एंड 8 लीटर ऑफ QR पोर्ड इनटू ड्रम। यहाँ पर अब इस रेशियो को हम कह लेते हैं 3x, 5x और मेरे भाई यहाँ 2x। अब इसमें मैंने कितना ऐड किया है, तो इसमें मैंने 12 लीटर मेरे भाई यहाँ पर ऐड किया है। समझना, 12 लीटर हमने P का मेरे भाई ऐड किया, और Q में हमने कितना ऐड किया है, तो Q में हमने मेरे भाई यहाँ पर 8 लीटर ऐड किया है। ठीक है, और कहा गया है Q की मात्रा 20 लीटर ज्यादा है मेरे भाई P की मात्रा से, यानी Q में से P घटाने पर कितना आएगा, 20 आएगा। तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और 8 में से 12 घटाओगे इतना, ये तुम्हारा 20 होगा। तो यहाँ 24 चला गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12। अब x का मान मेरे भाई 12 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ 5, 3, 8 और 2 10, 10 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 12, यानी 120 लीटर का मटेरियल अभी है। 30 निकालने के बाद में 120 है, तो वापस 30 जोड़ देंगे, तो शुरू में मटेरियल कितना था, 150। तो बड़े आसानी से आप बना लेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इससे ज्यादा इसको यहां पर पेचीदा बनाना नहीं है, ध्यान रखिए। अब ये वाला क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन, पार्टनरशिप का एकदम नॉर्मल 2 लाइन का 2 कौड़ी का सवाल है ये, लेकिन मैं आपको ये क्यों करा रहा हूं मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन मैंने देखा यार, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली पुलिस में भी, सीजल में भी, हर एक शिफ्ट में ये सवाल था पार्टनरशिप का, तो मुझे लगा मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो एक बार पढ़िए इसको, क्या कहा गया। बोला गया कि 2 इंडिविजुअल A एंड B हैव रेंटेड अ फील्ड। ए प्लेस, मेरे भाई देखो ए क्या क्या करता है, तो ए यहां पर
21 घोड़े को 6 महीने के लिए किराए पर देता है और 15 गाय को 2 महीने के लिए किराए पर देता है। बी नाम का व्यक्ति जो है वो 15 गाय को मेरे भाई यहाँ 6 महीने के लिए देता है और 40 भेड़ों को मेरे भाई यहाँ पर 7.5 महीने के लिए देता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ए नाम का व्यक्ति घोड़ा और गाय 2 दे रहा है और बी नाम का व्यक्ति जो है गाय और शिप यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर जानवरों को कहीं ना कहीं मेरे भाई रख रहा है किराए पे। अब कहा गया 3 हॉर्सेस कंज्यूम द सेम अमाउंट एज 5 काउज। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 हॉर्स और मेरे भाई यहाँ पर 5 काऊ क्या है तो बराबर है। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 6 काऊ हो गए हमारे सामने और 10 शिप हमारे सामने क्या है तो बराबर है। तो ए जो है वो कितना रेंट कवर करेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले ए अपॉन में बी निकाल लेते हैं ताकि आपको फायदा मिल जाएगा। तो ए नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, 21 घोड़े मेरे भाई यहाँ पे रेंट पे लेके आ रहा है, कितने महीने तो 6 महीने, और उसके बाद में यहाँ पर 15 काऊ लेकर के आ रहा है, कितने महीने तो 2 महीने। बी नाम का व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है तो 15 काऊ लेकर के आ रहा है, कितने महीने मेरे भाई यहाँ पर तो बोलोगे 6 महीने, और ये 40 शिप लेकर के आ रहा है, कितने महीने तो 7.5 महीने। यदि हम इस सवाल में देखें तो हमें कहा गया कि 3 घोड़े 5 गाय के बराबर हैं, तो मेरे भाई 6 घोड़े 10 गाय के बराबर होंगे। हम सबको काऊ में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखोगे तो 3 का मेरे भाई ये 7 गुना है, तो 5 का 7 गुना कितना हो जाएगा तो 35 मेरे भाई यहाँ पर काऊ हो जाएगा, और इंटू 6 काऊ 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 सबका कॉमन लेके उड़ा देंगे। ये हमारे सामने 15 इंटू हमारे सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 15 इंटू हमारे सामने 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई ये 10 का 4 गुना है, तो यहाँ 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा 24 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे सर ये 210 है, क्षेत्र का 18 210 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 30 जोड़ोगे तो ये 240 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे सर ये 90 है हमारे सामने, यहाँ पर देखोगे तो 24 इंटू मेरे भाई 75 बटे क्या हो गया तो 10 हो गया, 5 से मेरे भाई 15 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 12, 180 18 9 27 यहाँ पर इतना हो जाएगा 8 बटे 9। तो यानी ए कितना किराया देगा आप मुझे बताना, ए कितना किराया देगा तो बोलोगे ए 8 रुपए का किराया, बी 9 रुपए का किराया। तो ए का किराया टोटल का कितना शेयर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ए का किराया 8 है, टोटल किराया 17 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया मेरे भाई त्रिभुज एबीसी में बहुत तरीके से पढ़िए कि यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी हमारे सामने एक यहाँ पर ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्या है तो एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ किया गया है। तो ये हमारे सामने ए है, हमारे सामने बी है, हमारे सामने सी है, और एक एल्टीट्यूड हमारे सामने डी ड्रॉन है जो ए से लेके बी को कनेक्ट करता है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे भाई 1 और 5 का है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 1 का है, और सी का कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे भाई 6 और 3 का है। हमसे कहा गया कि यहाँ पर इस रेखा का स्लोप बताओ, किसका स्लोप क्या होगा। पहली बात, इस लाइन का स्लोप और यहाँ पर इस लाइन का स्लोप ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है यानी m1 इंटू m2 जो होता है वो कितना होता है -1 होता है, ठीक है। इसके स्लोप को हम m1 मान लेते हैं, तो ये m1 हो जाएगा। और m2 कैसे निकालोगे तो किसी भी रेखा का जो स्लोप होता है याद रखना मेरे भाई वो बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, अगर आपको याद होगा तो बस यहाँ पर 3 में से मेरे भाई 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से मेरे भाई 2 घटा दो तो हो जाएगा हमारे सामने 4, दैट इज इक्वल टू इतना। अगर हम देखें तो हमारे सामने इस रेखा का जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा -2, और -2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी हमारा करेक्ट होगा। -2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। आइए चलिए 9 नंबर सवाल देखिए प्रायिकता का, ये भी बड़ा जरूरी सवाल है, पढ़िए इसमें यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास मैथ पास करने की प्रायिकता हमारी कितनी है 3/4 है। यहाँ दोनों सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स पास करने की प्रायिकता यहाँ पर कितनी है तो 13/36 है। मेरे भाई एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पास करने की प्रायिकता कितनी है 5/6 है, तो फिजिक्स पास करने की प्रायिकता यहाँ क्या होगी। नॉर्मल वेन डायग्राम वाला आप अपना मेरे भाई यहाँ फॉर्मूला लगाइए और अपना काम खत्म करिए कि भैया मैथ और फिजिक्स नाम के 2 सब्जेक्ट है, तो मैथ यूनियन फिजिक्स बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथ के, फिर उसके बाद में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जो है सो, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई लिख देता हूँ, ठीक है। m शब्द हटा करके आप प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए कि मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथ और फिजिक्स के पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी प्लस मेरे भाई फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी माइनस मेरे भाई मैथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो इसको बोलते हैं एटलीस्ट, इसको बोलते हैं एटलीस्ट, और एटलीस्ट का डेटा कितना है तो 5/क्या है तो मेरे भाई 6 है। मैथ को पास करने की प्रायिकता हमारे सामने 3/4 है।
फिजिक्स को पास करने की प्रायिकता हमारे सामने 13 यही पता करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको x मान लेते हैं। और दोनों को पास करने की प्रायिकता 13 कितना है मेरे भाई 36 है। यदि आपको सवाल को बनाना ही है तो बेस सबके बराबर करो। बेस बराबर करने हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इसको गुना करोगे 6 से तो यहाँ भी गुना होगा 6 से, यहाँ गुना करोगे 9 से तो यहाँ भी गुना होगा 9 से। ठीक है, आप अगर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 30/36 है। 30 में से मेरे भाई 27 को घटा दोगे तो 30 में से तुम 27 को घटा दोगे 3 आ जाएगा, 3 में 13 जोड़ोगे तो 16 मेरे भाई 36 हो जाएगा। 16/36 का मतलब 4/9 एंड 4/9 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। ठीक है, आइए चलिए अंतिम सवाल 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है, ये ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया था, आपके पेपर में भी आ सकता है। कहा गया द ऑड अगेंस्ट एन इवेंट इज 7:4। पहली बात, एक इवेंट इवन होता है जिसमें दो चीजें होंगी, एक फेवर की बातें होंगी और एक मेरे भाई यहाँ पर अगेंस्ट की बातें होंगी। समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, तो यहाँ पर अगेंस्ट इतना है तो फेवर इतना होगा। यानी अगर मैं 11 पारी खेलता हूं तो यहाँ 7 में क्या हो जाता हूं, तो 7 में मैं हार जाता हूं। और कितने पारियों में, तो 11 में, यानी मैं जीता कितना हूं 4/11। दूसरा वाला जब हम इवेंट करते हैं मेरे भाई वहां पर, तो उसमें कहानी क्या होती है, उसमें यहाँ पर कहानी होती है कि ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, मतलब 13 पारियों में मैं मेरे भाई 8 जीतता हूं और 5 जो है वो हार जाता हूं। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे भाई मैं हारा कितना जरा बताना, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है फेवर और अगेंस्ट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 फेवर में था, कितने में 13 में, और अगेंस्ट में मेरे भाई 5 था, कितने में 13 में। क्वेश्चन में कहा गया अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसका इसके साथ में कोई लिंक नहीं है और इसका इसके साथ में कोई लिंक नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, कोई एक तो होगा। तो मेरे भाई जीवन भर आपको ये बात बताया है कि अगर कभी भी एटलीस्ट मेरे भाई निकालना है तो मेरे भाई याद रखना ऑल में से माइनस कर देना नन को। ऑल में से क्या कर दो मेरे भाई, माइनस कर दो नन को। हमेशा ये बात मैंने आपको बताया है। ऑल का मतलब क्या होता है 1 और नन का मतलब क्या होता है, ना तुम इसमें जीतोगे ना तुम इसमें जीतोगे। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, हारने की प्रायिकता इतनी है और यहां कितना हो जाएगा, हमारे सामने इतनी है। ये हमारे सामने 143 में से मेरे भाई आप 35 को घटा दो और डिवाइड कर दो 143 के साथ में, तो ये हमारे सामने कितना हो गया दोस्त, 8/143। और 8/143, तो एक बार रुक जाओ, यहाँ पर 108/143, 108 क्या हो जाएगा 143 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 108/143 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो पसंद आए तो मेरे भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिएगा अंत समय में सबसे बड़ा आपका साथी कौन है, फॉर्मूला बुक है। तो इसका ज्योमेट्री वाला जो भाग है और जो मेंसुरेशन वाला भाग है, इसको पढ़ के जाइएगा। यहां से आपका फॉर्मूला आता ही आता आपके मेंस में, तो रिवीजन करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।